कोनी अब काफी हद तक अकेली थी, रग्बी में कम लोग आते थे। क्लिफोर्ड अब उन्हें नहीं चाहता था। वह अपने साथियों के भी खिलाफ हो गया था। वह अजीब था। उसे रेडियो ज्यादा पसंद था, जिसे उसने कुछ खर्च करके लगवाया था, और आखिरकार उसे काफी सफलता भी मिली। वो कभी कभी मैरिड या फ्रैंकफर्ट, यहाँ तक कि असहज मिडलैंड्स में भी जा सकता था। और वह घंटों अकेले बैठकर लाउडस्पीकर की तेज आवाज सुनता रहता। इससे कॉनी हैरान और स्तब्ध रह जाती। लेकिन वह वहीं बैठा रहता, उसके चेहरे पर एक खाली मंत्रमुग्ध भाव होता, जैसे कोई व्यक्ति अपना दिमाग खो बैठा हो, और वह अकथनीय बात को सुनता या सुनता हुआ प्रतीत होता। क्या वह वाकई सुन रहा था, या यह एक तरह की नींद लाने वाली दवा थी, जबकि उसके अंदर कुछ और काम कर रहा था? कोनी को अब पता चल गया था। वह अपने कमरे में भाग गई या बाहर जंगल में चली गई। कभी कभी उसे एक तरह का डर लगता था, पूरी सभ्य प्रजाति के पागलपन की शुरुआत का डर। लेकिन अब क्लिफोर्ड औद्योगिक गतिविधि की इस अन्य विचित्रता की ओर बढ़ रहा था, और लगभग एक ऐसा प्राणी बन गया था जिसका बाहरी आवरण कठोर और अंदर से गूदेदार था। आधुनिक, औद्योगिक और वित्तीय दुनिया के अद्भुत केकड़ों और झींगों में से एक, क्रस्टेशियन क्रम का अकशेरुकी, मशीनों की तरह स्टील के आवरण और मुलायम गूदे के आंतरिक शरीर के साथ, कॉनी खुद वास्तव में पूरी तरह से असहाय थी। वह आज़ाद भी नहीं थी, क्योंकि क्लिफोर्ड को उसे वहां रखना ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। उसका जिज्ञासु, कोमल हिस्सा, भावनात्मक और मानवीय व्यक्तिगत हिस्सा, एक बच्चे की तरह, लगभग एक बेवकूफ की तरह, उस पर आतंक के साथ निर्भर था। उसे वहां होना ही था, रग्बी में, लेडी चैटली, उसकी पत्नी। अन्यथा वह एक बेवकूफ की तरह दलदली भूमि पर खो जाएगा। कोनी को इस अद्भुत निर्भरता का एहसास एक तरह के डर के साथ हुआ। उसने उसे अपने खदान प्रबंधकों, अपने बोर्ड के सदस्यों, युवा वैज्ञानिकों के साथ सुना, और वह चीजों के बारे में उसकी चतुर अंतर्दृष्टि, उसकी शक्ति, व्यावहारिक लोगों पर उसकी अलौकिक भौतिक शक्ति से चकित थी। वो खुद एक व्यावहारिक व्यक्ति बन गया था, और एक आश्चर्यजनक रूप से चतुर और शक्तिशाली व्यक्ति, एक मास्टर। कोनी ने इसका श्रेय श्रीमती बोल्टन के उस पर प्रभाव को दिया, जो उसके जीवन में संकट के समय था। लेकिन ये चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति अपने भावनात्मक जीवन में अकेला छोड़ दिए जाने पर लगभग एक मूर्ख बन गया। वह कोनी की पूजा करता था। वो उसकी पत्नी थी, एक उच्चतर प्राणी, और वो उसे एक विचित्र, काया मूर्ति पूजा के साथ पूजता था, एक जंगली की तरह, एक ऐसी पूजा जो अत्यधिक भय पर आधारित थी, और यहाँ तक कि मूर्ति, भयानक मूर्ति की शक्ति से घृणा भी करती थी। वो बस इतना चाहता था कि कोनी कसम खाए कि वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसे नहीं देगी। क्लिफोर्ड, उसने उससे कहा, लेकिन ये तब हुआ जब उसके पास झोपड़ी की चाबी थी। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं एक दिन बच्चा पैदा करूं? उसने अपनी पीली आंखों से एक छिपी हुई आशंका के साथ उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि इससे हमारे बीच कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता किस बात पर? उसने पूछा। तुम्हारे और मेरे लिए, एक दूसरे के प्रति हमारे प्यार के लिए। अगर इसका उस पर असर पड़ने वाला है, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? हो सकता है कि एक दिन मेरा भी अपना बच्चा हो। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। मेरा मतलब है, हो सकता है कि यह किसी दिन मेरे पास वापस आ जाए। वह अभी भी आश्चर्य से देख रही थी, और वह असहज था। तो अगर मेरा बच्चा हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? उसने कहा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसने कोने में फंसे कुत्ते की तरह तुरंत उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बशर्ते कि यह तुम्हारे मेरे प्रति प्रेम को प्रभावित न करे। अगर यह उस पर प्रभाव डालता है, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कोनी केवल ठंडे डर और घृणा में चुप रह सकता था। ऐसी बातें वास्तव में एक मूर्ख की बकबक थी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। ओह, इससे तुम्हारे प्रति मेरी भावना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वहीं, उसने कहा, यही बात है। उस मामले में मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। मेरा मतलब है कि घर में एक बच्चे का दौड़ना भागना बहुत अच्छा होगा, और ऐसा लगेगा कि मैं उसके लिए भविष्य बना रहा हूँ।
तब मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं प्रयास कर सकूं, और मुझे पता होना चाहिए कि यह तुम्हारा बच्चा है ना प्रिया? और यह मेरे अपने बच्चे जैसा ही लगेगा, क्योंकि इन मामलों में तुम ही हो जो मायने रखते हो। तुम्हें पता है ना प्रिया? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं एक शून्य हूँ। जहाँ तक जीवन की बात है, तुम महान मैं हूँ। तुम्हें पता है ना? मेरा मतलब है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मतलब है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए जीता हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं हूँ। कोनी ने ये सब गहरी निराशा और घृणा के साथ सुना। यह मानव अस्तित्व को विषाक्त करने वाले भयावह अर्ध सत्यों में से एक था। कौन सा पुरुष अपने होश में एक महिला से ऐसी बातें कहेगा? लेकिन पुरुष अपने होश में नहीं होते। कौन सा पुरुष जिसके अंदर सम्मान की चिंगारी हो, वह जीवन जिम्मेदारी का ये भयावह बोझ एक महिला पर डाल देगा और उसे वहीं शून्य में छोड़ देगा? इसके अलावा आधे घंटे के बाद कॉनी ने क्लिफोर्ड को श्रीमती बोल्टन से बात करते हुए सुना, एक गर्म, आवेगपूर्ण आवाज में, खुद को उस महिला के प्रति एक तरह के भावशून्य जुनून में प्रकट करते हुए, जैसे कि वह आधी मालकिन, आधी पालक माँ हो। और श्रीमती बोल्टन उसे शाम के कपड़े पहना रही थी, क्योंकि घर में महत्वपूर्ण व्यापारिक मेहमान आए हुए थे। कोनी को कभी कभी वाकई ऐसा लगता था कि वह इस समय मर जाएगी। उसे लगता था कि वह अजीब झूठों और मूर्खता की अद्भुत क्रूरता से कुचली जा रही है। क्लिफोर्ड की अजीबोगरीब व्यावसायिक दक्षता ने उसे एक तरह से अभिभूत कर दिया, और उसकी निजी पूजा की घोषणा ने उसे दहशत में डाल दिया। उनके बीच कुछ भी नहीं था। उसने आजकल उसे कभी छुआ तक नहीं, और उसने भी उसे कभी नहीं छुआ। उसने कभी उसका हाथ भी नहीं लिया और उसे प्यार से थामा भी नहीं, और क्योंकि वे पूरी तरह से एक दूसरे से संपर्क से बाहर थे, उसने मूर्ति पूजा की अपनी घोषणा के साथ उसे प्रताड़ित किया। ये पूरी तरह से नपुंसकता की क्रूरता थी, और उसे लगा कि उसका विवेक जवाब दे जाएगा, या वह मर जाएगी। वह जितना संभव हो सके जंगल की ओर भाग गई। एक दोपहर, जब वह जॉन के कुएं में ठंडे पानी को उबलते हुए देखकर सोच में डूबी हुई थी, तो रखवाला उसके पास आया। मैंने आपके लिए एक चाबी बनवाई है, लेडी, उसने सलाम करते हुए कहा और उसे चाबी दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, वह चौंक कर बोली। अगर आपको बुरा न लगे तो झोपड़ी बहुत साफ सुथरी नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने जितना हो सका साफ कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, उसने कहा। ओह, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं करीब एक हफ्ते में मुर्गियां रख दूंगा, लेकिन वे तुमसे नहीं डरेंगी। मुझे सुबह शाम उनकी देखभाल करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे परेशान मत करो, उसने विनती की। अगर मैं रास्ते में आ जाऊंगी तो मैं झोपड़ी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसने अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देखा। वह दयालु लग रहा था, लेकिन दूर दूर से। लेकिन कम से कम वह समझदार और स्वस्थ था, भले ही वह पतला और बीमार दिख रहा था। खांसी ने उसे परेशान कर दिया। तुम्हें खांसी है, उसने कहा। कुछ नहीं, सर्दी है। पिछले निमोनिया के बाद मुझे खांसी हो गई है, लेकिन ये कुछ नहीं है। वह उससे दूर ही रहा और उसके नज़दीक भी नहीं आया। वह अक्सर सुबह या दोपहर में झोपड़ी में जाती थी, लेकिन वह कभी वहां नहीं होता था। इसमें कोई शक नहीं कि वह जानबूझकर उससे दूर रहता था। वह अपनी निजता बनाए रखना चाहता था। उसने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था, चिमनी के पास छोटी सी मेज और कुर्सी रख दी थी, जलाने के लिए लकड़ी और छोटे छोटे लकड़ियों का ढेर लगा दिया था, और औजारों और जालों को यथासंभव दूर रख दिया था, खुद को मिटा दिया था। बाहर, साफ सफाई के पास, उसने शाखाओं और पुआल की एक छोटी सी छत बनाई थी, जो पक्षियों के लिए एक आश्रय थी, और उसके नीचे जीवित पिंजरे रखे हुए थे। और एक दिन जब वह आई, तो उसने पिंजरे में 2 भूरी मुर्गियों को सतर्क और उग्र रूप से बैठे हुए देखा, जो तीतरों के अंडों पर बैठी थीं, और सोचती हुई मादा के खून की गर्मी में बहुत गर्व और गहराई से फूली हुई थीं। इसने कोनी का दिल लगभग तोड़ दिया। वो खुद इतनी निराश और बेकार थी, बिल्कुल भी मादा नहीं, बस एक डरावनी चीज। फिर सभी जीवित पिंजरों में मुर्गियां आ गईं,
3 भूरे, एक ग्रे और एक काला, सभी एक जैसे। मादा की इच्छा। मादा प्रकृति की कोमल घोंसले जैसी भारीपन में अंडों पर झुंड बनाकर बैठ गईं, अपने पंख फुलाते हुए। और चमकीली आंखों से उन्होंने कोनी को देखा जब वो उनके सामने झुकी हुई थी, और उन्होंने गुस्से और भय से छोटी तीखी आवाजें निकाली, लेकिन मुख्य रूप से मादा के पास आने पर क्रोध के कारण। कोनी को झोपड़ी में मकई के डिब्बे में मक्का मिला। उसने उसे अपने हाथ में लिए मुर्गियों को दिया। वे उसे खाने को तैयार नहीं थीं। केवल एक मुर्गी ने उसके हाथ पर एक जोरदार छोटा सा चोंच मारा, इसलिए कोनी डर गई। लेकिन वो उन्हें कुछ देने के लिए तरस रही थी, उन चिंतित माताओं को जो न तो खुद को खिलाती थीं और न ही पीती थीं। वह एक छोटे से डिब्बे में पानी लेकर आए और जब एक मुर्गी ने पानी पिया तो वह बहुत खुश हुई। अब वो हर रोज मुर्गियों के पास आती थी। दुनिया में सिर्फ यही चीजें थीं जो उसके दिल को खुश करती थीं। क्लिफोर्ड के विरोध ने उसे सिर से पैर तक ठंडा कर दिया। मिसेज बोल्टन की आवाज ने उसे ठंडा कर दिया, और आने वाले व्यापारियों की आवाज ने भी। माइकेलिस से कभी कभार आने वाले पत्र ने भी उसे उसी तरह ठंडा महसूस कराया। उसे लगा कि अगर यह ज्यादा समय तक चला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। फिर भी यह वसंत था, और जंगल में ब्लूबेल्स आ रहे थे, और हेजल पर पत्ती कलियां हरी बारिश की फुहारों की तरह खिल रही थीं। ये कितना भयानक था कि यह वसंत था, और सब कुछ ठंडा 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 था। केवल मुर्गियां, जो अंडों पर इतनी शानदार ढंग से फूली हुई थीं, अपने गर्म, चिंतित मादा शरीर के साथ गर्म थीं। कोनी को लगा कि वह हर समय बेहोशी की कगार पर जी रही है। फिर एक दिन, एक सुंदर धूप वाला दिन, हेजल के नीचे प्राइमरोज के बड़े बड़े गुच्छे और रास्तों पर कई बैंगनी फूल। वह दोपहर को दानों के घर आए और देखा कि एक नन्हा, छोटा सा चुलबुला मुर्गा दानों के घर के सामने इधर उधर उछल रहा था, और माँ मुर्गी डर के मारे कुड़कुड़ा रही थी। पतला सा चूजा भूरा भूरा था जिस पर काले निशान थे, और वह उस समय 7 राज्यों में किसी भी प्राणी की सबसे जीवंत चिंगारी थी। कोनी एक तरह के परमानंद में देखने के लिए झुक गई। जीवन, जीवन, शुद्ध, चमकदार, निडर नया जीवन। नया जीवन, इतना छोटा और इतना निडर। यहाँ तक कि जब वह थोड़ा भागा, फिर से दानों के घर में घुसा, और माँ मुर्गी की जंगली खतरनाक चीखों के जवाब में मुर्गी के पंखों के नीचे गायब हो गया। एक क्षण में ही एक छोटा सा नुकीला सिर मुर्गी के सुनहरे भूरे पंखों के बीच से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की ओर देखने लगा। कोनी मंत्रमुग्ध थी, और साथ ही उसने कभी भी अपनी महिला वियोग की पीड़ा को इतनी तीव्रता से महसूस नहीं किया था। यह असहनीय होता जा रहा था। अब उसकी एक ही इच्छा थी, जंगल में खुले मैदान में जाना। बाकी सब एक तरह का दर्दनाक सपना था, लेकिन कभी कभी उसे परिचारिका के रूप में अपने कर्तव्यों के कारण पूरे दिन रग्बी में रहना पड़ता था। और फिर उसे ऐसा लगता था कि वह भी खाली हो रही है, बस खाली और पागल। एक शाम, मेहमान हो या न हो, वह चाय के बाद भाग निकली। शाम हो चुकी थी, और वह पार्क में ऐसे भागी जैसे कोई वापस बुलाए जाने से डरता हो। जब वह जंगल में दाखिल हुई तो सूरज गुलाबी रंग में डूब रहा था, लेकिन वह फूलों के बीच आगे बढ़ती रही। रोशनी सिर के ऊपर बहुत देर तक टिकी रही। वह लाल और अर्धचेतन अवस्था में समाशोधन स्थल पर पहुंची। रखवाला वहां अपनी कमीज पहने हुए था, रात के लिए पिंजरे बंद कर रहा था ताकि छोटे बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी एक छोटा सा तिकड़ी छोटे पैरों पर, सतर्क नीरस पतंगों की तरह, भूसे के आश्रय के नीचे इधर उधर घूम रहा था, चिंतित माँ द्वारा बुलाए जाने से इनकार कर रहा था। मुझे आकर मुर्गियां देखनी ही थीं, उसने हाँफते हुए कहा। शर्म से रखवाले की ओर देखा, लगभग उसे पता ही नहीं था। क्या और भी हैं? अब तक 36, उन्होंने कहा। बुरा नहीं है, उन्हें भी युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ते देखने में अजीब सी खुशी मिलती थी। कोनी आखिरी पिंजरे के सामने दुबकी हुई थी। तीनों चूजे दौड़कर अंदर आ गए थे, लेकिन फिर भी उनके दुबले पतले सिर पीले पंखों के बीच से तेजी से बाहर निकल आए, फिर पीछे हट गए, फिर केवल एक छोटा सा मोती जैसा सिर विशाल मात्र शरीर से बाहर झांक रहा था। मैं उन्हें छूना चाहती हूँ, उसने कहा, अपनी उंगलियां सावधानी से पिंजरे की सलाखों के बीच से डालते हुए। लेकिन माँ मुर्गी ने
उसके हाथ पर जोर से चोंच मारी और कोनी चौंककर और डर कर पीछे हट गई। वो मुझे कैसे चोंच मारती है? वो मुझसे नफरत करती है, उसने आश्चर्य भरी आवाज में कहा। लेकिन मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसके ऊपर खड़ा आदमी हंसा और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और शांत आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ धीरे धीरे पिंजरे में डाला। बूढ़ी मुर्गी ने उसे चोंच मारी, लेकिन इतनी क्रूरता से नहीं, और धीरे धीरे, धीरे से, निश्चित कोमल उंगलियों से उसने बूढ़ी चिड़िया के पंखों को टटोला और अपने बंद हाथ में एक हल्की सी झांकती हुई चूजे को बाहर निकाला। वहाँ उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसने उस छोटी सी नीरस चीज को अपने हाथों में लिया और वह वहाँ खड़ी थी, अपने असंभव छोटे पैरों के डंठलों पर। उसके संतुलन के परमाणु उसके लगभग भारहीन पैरों के माध्यम से कोनी के हाथों में कांप रहे थे। लेकिन उसने अपने सुंदर, साफ सुथरे आकार के छोटे सिर को साहपूर्वक उठाया और तेजी से चारों ओर देखा और थोड़ा पिंक किया। कितना प्यारा, कितना निर्लज्ज, उसने धीरे से कहा। उसके बगल में बैठा चौकीदार भी उसके हाथों में पकड़े उस साहसी छोटे पक्षी को देखकर प्रसन्न हो रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी कलाई पर एक आंसू गिर रहा है, और वह उठ खड़ा हुआ और दूर जाकर दूसरे पिंजरे में चला गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर में पुरानी लौ उछल रही है और उछल रही है, जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। उसने उससे लड़ने की कोशिश की और उसकी ओर पीठ कर ली, लेकिन वह उछली और नीचे की ओर उछली, उसके घुटनों में चक्कर लगाती हुई। वह फिर से उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। वह घुटनों के बल बैठी थी और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर, बिना सोचे समझे, थाम रही थी, ताकि मुर्गी फिर से मां मुर्गी के पास भाग जाए। और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इतना मूक और उदास था, उसके लिए उसके दिल में करुणा की ज्वाला भड़क उठी। अनजाने में वह तेजी से उसके पास आया और फिर से उसके पास बैठ गया, चूजे को उसके हाथों से ले लिया, क्योंकि वह मुर्गी से डर रही थी, और उसे वापस पिंजरे में डाल दिया। उसकी कमर के पीछे आग अचानक तेज हो गई। उसने आशंकित होकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था और वह अपनी पीढ़ी के अकेलेपन की पीड़ा में आंख मूंदकर रो रही थी। उसका दिल अचानक आग की बूंद की तरह पिघल गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां उसके घुटने पर रख दीं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और महसूस किया कि सचमुच उसका दिल टूट गया है और अब कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे धीरे, धीरे धीरे उसकी पीठ के वक्र से होते हुए, बिना किसी अंध सहलाहट के, उसकी झुकी हुई कमर के वक्र तक जाने लगा। और वहां उसका हाथ धीरे धीरे, धीरे धीरे उसकी कमर के वक्र को अंध सहज सहज दुलार में सहलाने लगा। उसे अपना रुमाल का टुकड़ा मिल गया था और वह बिना सोचे समझे अपना चेहरा पोंछने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम झोपड़ी में आओगे? उसने शांत, तटस्थ स्वर में कहा, और धीरे से अपना हाथ उसकी ऊपरी बांह पर रखते हुए उसने उसे ऊपर खींचा और धीरे धीरे उसे झोपड़ी की ओर ले गया, जब तक वह अंदर नहीं पहुंच गई, उसे जाने नहीं दिया। फिर उसने कुर्सी और मेज को एक तरफ हटा दिया और औजारों की अलमारी से एक भूरे रंग का सैनिक का कंबल लिया और उसे धीरे धीरे फैलाया। वो उसके चेहरे पर नजर गड़ाए हुए थी, जबकि वह निश्चल खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और भावहीन था, मानो वह किसी भाग्य के आगे झुक गया हो। तुम वहीं लेटे रहो, उसने धीरे से कहा, और उसने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा। एक अजीब सी आज्ञाकारिता के साथ वह कंबल पर लेट गई। फिर उसने महसूस किया कि एक नर्म, टटोलता हुआ, असहाय रूप से चाहा हुआ हाथ उसके शरीर को छू रहा था, उसके चेहरे को टटोल रहा था। हाथ ने उसके चेहरे को धीरे से, असीम शांति और आश्वासन के साथ सहलाया, और अंत में उसके गाल पर एक चुंबन का नर्म स्पर्श हुआ। वह बिल्कुल शांत लेटी थी, किसी तरह की नींद में, किसी तरह के सपने में। फिर वह कांप उठी जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसके कपड़ों के बीच में धीरे से, फिर भी अजीब तरह से, अनाड़ीपन से टटोल रहा था। फिर भी हाथ जानता था कि उसे जहां चाहे वहां से कैसे उतारना है।
उसने पतली रेशमी म्यान को धीरे धीरे सावधानी से उसके पैरों के ठीक नीचे और ऊपर खींचा। फिर एक शानदार आनंद के साथ उसने गर्म कोमल शरीर को छुआ और एक पल के लिए एक चुंबन में उसकी नाभि को छुआ और उसे तुरंत उसके पास आना पड़ा, उसके कोमल शांत शरीर की धरती पर शांति में प्रवेश करने के लिए। यह उसके लिए शुद्ध शांति का क्षण था, महिला के शरीर में प्रवेश। वह चुपचाप लेटी रही, एक तरह की नींद में, हमेशा एक तरह की नींद में। क्रियाकलाप कामोन्माद उसका था, सब उसका, वह अब अपने लिए प्रयास नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उसके चारों ओर उसकी बाहों की जकड़न, यहाँ तक कि उसके शरीर की तीव्र हरकत और उसके अंदर उसके वीर्य का उछलना, एक तरह की नींद थी जिससे वह तब तक नहीं उठती थी जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता और उसके स्तन से लिपटकर धीरे से हाँफता हुआ लेट जाता। फिर उसने सोचा, बस मंद मंद आश्चर्य हुआ, क्यों? ये क्यों जरूरी था? क्यों इसने उसके ऊपर से एक बड़ा बादल हटा दिया और उसे शांति दी? क्या ये सच था? क्या ये सच था? उसके पीड़ित आधुनिक महिला के मस्तिष्क को अभी भी आराम नहीं मिला था। क्या ये सच था? और वह जानती थी, अगर वह खुद को उस आदमी को सौंप देती है तो ये सच है, लेकिन अगर वह खुद को अपने लिए रखती है तो ये कुछ भी नहीं है। वह बूढ़ी हो गई थी, लाखों साल पुरानी, उसे लगा, और आखिरकार वो खुद का बोझ और नहीं उठा सकती थी। उसे ले जाया जाना था, उसे ले जाया जाना था। वह आदमी रहस्यमयी शांति में लेटा था। उसे क्या महसूस हो रहा था? वह क्या सोच रहा था? वह नहीं जानती थी। वह उसके लिए एक अजनबी आदमी था, वह उसे नहीं जानती थी। उसे बस इंतजार करना था, क्योंकि वह उसकी रहस्यमयी शांति को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह उसके चारों ओर अपनी बाहें डाले लेटा था, उसका शरीर उसके शरीर पर था, उसका गीला शरीर उसके शरीर को छू रहा था, इतना करीब और पूरी तरह से अनजान, फिर भी अशांत नहीं। उसकी शांति ही शांतिपूर्ण थी। वह जानती थी कि आखिरकार वह उठा और उससे दूर चला गया। यह एक परित्याग की तरह था। उसने अंधेरे में उसकी पोशाक को उसके घुटनों तक नीचे खींच लिया और कुछ पलों तक खड़ा रहा, जाहिर तौर पर अपने कपड़े ठीक कर रहा था। फिर उसने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसने देखा कि ओक के पेड़ों के ऊपर एक बहुत ही चमकीला छोटा चांद चमक रहा था। वह जल्दी से उठी और अपने आप को व्यवस्थित किया। फिर वह झोपड़ी के दरवाजे पर गई। नीचे का पूरा जंगल छाया में था, लगभग अंधेरे में। फिर भी ऊपर आसमान क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, लेकिन उससे कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वह नीचे की छाया से होते हुए उसके पास आया। उसका चेहरा एक पीले धब्बे की तरह उठा हुआ था। तो फिर हम चलें, उसने कहा। कहाँ? मैं तुम्हारे साथ गेट तक चलूंगा। उसने अपने तरीके से सब कुछ व्यवस्थित किया। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसके पीछे आया। तुम्हें खेद तो नहीं है न? उसने उसके पास जाकर पूछा। नहीं, नहीं, क्या आप हैं? उसने कहा। उसके लिए नहीं, उन्होंने कहा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, लेकिन बाकी चीजें भी हैं। बाकी चीजें क्या हैं? उसने पूछा। सर क्लिफोर्ड, दूसरे लोग, सारी जटिलताएं। ये जटिलताएं क्यों? उसने निराश होकर कहा। ये हमेशा ऐसा ही होता है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हमेशा कुछ न कुछ उलझने रहती हैं। वह अंधेरे में स्थिर भाव से चलता रहा। और क्या तुम्हें खेद है? उसने कहा। एक तरह से, उसने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैंने फिर से शुरुआत कर दी है। क्या शुरू हुआ? जिंदगी, जीवन, उसने अजीब रोमांच के साथ दोहराया। ये जीवन है, उसने कहा। इससे बचकर रहना संभव नहीं है, और अगर आप बचकर रहते हैं तो आप मर भी सकते हैं। इसलिए अगर मुझे फिर से टूटना पड़ा तो मैं टूट जाऊंगा। वह इसे उस नजरिए से तो नहीं देखती थी, लेकिन फिर भी, ये सिर्फ प्यार है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उन्होंने जवाब दिया, जो भी हो। वे अंधेरे जंगल से चुपचाप आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे लगभग गेट पर नहीं पहुंच गए। लेकिन तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते? उसने उदास होकर कहा। नहीं, नहीं, उसने जवाब दिया।
और अचानक उसने उसे फिर से अपनी छाती से लगा लिया, पुराने जोश के साथ। नहीं, मेरे लिए यह अच्छा था, यह अच्छा था। क्या ये तुम्हारे लिए था? हाँ, मेरे लिए भी, उसने थोड़ा असत्य उत्तर दिया, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसने उसे कोमलता से, गर्मजोशी के चुंबनों के साथ चूमा। काश, दुनिया में इतने सारे लोग न होते, उन्होंने दुखी होकर कहा। वह हंसी। वे पार्क के गेट पर थे। उसने उसके लिए गेट खोला। उन्होंने कहा, मैं अब आगे नहीं आऊंगा। नहीं, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो हाथ मिलाना चाहती हो। लेकिन उसने उसे अपने दोनों हाथों में ले लिया। क्या मैं फिर आऊं? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, वो उसे छोड़कर पार्क के दूसरी ओर चली गई। वो पीछे खड़ा रहा और उसे अंधेरे में जाते हुए देखा, क्षितिज के पीलेपन के खिलाफ। लगभग कड़वाहट के साथ उसने उसे जाते हुए देखा। उसने उसे फिर से जोड़ा था, जब वह अकेला रहना चाहता था। उसने उसे उस आदमी की कड़वी निजता से वंचित कर दिया था जो आखिरकार केवल अकेला रहना चाहता है। वह जंगल के अंधेरे में मुड़ा। सब कुछ शांत था, चांद ढल चुका था, लेकिन उसे रात की आवाजें, स्टैक्स गेट पर इंजन, मुख्य सड़क पर यातायात का एहसास था। धीरे धीरे वह नंगे टीले पर चढ़ गया, और ऊपर से वह देश को देख सकता था। स्टैक्स गेट पर रोशनी की चमकदार पंक्तियां, टेवशॉल खदान पर छोटी रोशनी, टेवशॉल की पीली रोशनी और हर जगह रोशनी, यहाँ वहाँ, अंधेरे देश पर, दूर से भट्टियों की लाली, फीकी और गुलाबी, क्योंकि रात साफ थी, सफ़ेद गर्म धातु के बाहर निकलने की गुलाबी चमक। स्टैक्स गेट पर तेज, दुष्ट बिजली की रोशनी, उनमें एक अनिर्धारित बुराई का तेज, और सारी बेचैनी, मिडलैंड्स में औद्योगिक रात का हमेशा बदलता हुआ खौफ। वह स्टैक्स गेट पर घुमावदार इंजनों को 7 बजे के खनिकों को बंद करते हुए सुन सकता था। खदान में 3 शिफ्ट में काम होता था। वो फिर से जंगल के अंधेरे और एकांत में चला गया, लेकिन वह जानता था कि जंगल का एकांत भ्रामक था। औद्योगिक शोर ने एकांत को तोड़ दिया। तेज रोशनी, हालांकि अदृश्य, इसका मजाक उड़ा रही थी। एक आदमी अब निजी और अलग थलग नहीं रह सकता था। दुनिया किसी भी सन्यासी को अनुमति नहीं देती, और अब उसने महिला को ले लिया था और अपने ऊपर दर्द और विनाश का एक नया चक्र ला दिया था, क्योंकि वह अनुभव से जानता था कि इसका क्या मतलब है। यह महिला की गलती नहीं थी, न ही प्यार की गलती थी, न ही सेक्स की गलती थी। गलती वहाँ, बाहर, उन बुरी बिजली की रोशनी और इंजनों की शैतानी खड़खड़ाहट में थी। वहाँ, यांत्रिक लालची तंत्र और मशीनी लालच की दुनिया में, रोशनी से जगमगाती और गर्म धातु से भरी और यातायात से दहाड़ती हुई, वहाँ विशाल दुष्ट चीज थी, जो भी अनुरूप नहीं थी उसे नष्ट करने के लिए तैयार थी। जल्द ही ये लकड़ी को नष्ट कर देगी और ब्लूबेल्स फिर से नहीं उगेंगे। सभी कमजोर चीजें लोहे के लुढ़कने और चलने के नीचे नष्ट हो जानी चाहिए। उसने उस औरत के बारे में असीम कोमलता से सोचा। बेचारी लाचार, वह उससे कहीं ज्यादा अच्छी थी, जितना वह जानती थी, और वो उन कठोर लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिनके संपर्क में वह थी। बेचारी, उसमें भी जंगली जलकुंभी की कुछ कमजोरियां थीं। वह आधुनिक लड़की की तरह कठोर रबर गुड्स और प्लेटिनम नहीं थी, और वे उसे मार डालेंगे। जीवन की तरह ही, वे उसे मार डालेंगे, जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से कोमल जीवन में करते हैं। कोमल, कहीं न कहीं वह कोमल थी, कोमल, बढ़ती जलकुंभी की कोमलता के साथ, कुछ ऐसा जो आज की सेल्यूलाइड महिलाओं से गायब हो गया है। लेकिन वह थोड़ी देर के लिए अपने दिल से उसकी रक्षा करेगा। थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि अचेतन लौ दुनिया और मशीनी लालच का धन उन दोनों को मार डाले, उसे और उसे भी। वह अपनी बंदूक और कुत्ते के साथ घर गया, अंधेरी झोपड़ी में दिया जलाया, आग जलाई, और रोटी और पनीर, प्याज और बियर का खाना खाया। वह अकेला था, एक ऐसी खामोशी में जिसे वह प्यार करता था। उसका कमरा साफ और सुव्यवस्थित था, लेकिन काफी नीरस। फिर भी आग तेज थी, चूल्हा सफेद था, पेट्रोलियम लैंप मेज पर चमक रहा था, उसके सफेद तेल के कपड़े के साथ। उसने भारत के बारे में एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज रात वह पढ़ नहीं सका। वह अपनी शर्ट की आस्तीन में आग के पास बैठा था,
धूम्रपान नहीं कर रहा था, लेकिन बियर का एक मग हाथ में लिए हुए था और वह कोनी के बारे में सोच रहा था। सच कहूं तो जो कुछ हुआ था उसके लिए उसे खेद था, शायद सबसे ज्यादा उसके लिए। उसे कुछ आशंकाएं थीं, किसी गलती या पाप का एहसास नहीं था। उस मामले में उसे कोई विवेक परेशान नहीं कर रहा था। वह जानता था कि विवेक मुख्य रूप से समाज का डर या खुद का डर है। वह खुद से नहीं डरता था, लेकिन वह समाज से पूरी तरह डरता था, जिसे वह सहज रूप से एक दुष्ट, आंशिक रूप से पागल जानवर के रूप में जानता था। औरत, अगर वह उसके साथ होती और दुनिया में कोई और नहीं होता। इच्छा फिर से बढ़ गई, उसका लिंग एक जीवित पक्षी की तरह हिलने लगा। उसी समय एक दमन, खुद को और उसे उस बाहरी चीज के सामने उजागर करने का डर जो बिजली की रोशनी में बुरी तरह चमकती थी, उसके कंधों को दबा रही थी। वह बेचारी जवान चीज उसके लिए बस एक जवान औरत थी, लेकिन एक जवान औरत जिसके साथ वह जुड़ गया था और जिसे वह फिर से चाहता था। वह 4 साल से अकेला था और किसी पुरुष या स्त्री से अलग था, इसलिए वह इच्छा की अजीब सी उबासी के साथ उठा और फिर से अपना कोट और बंदूक उठाई, लैंप नीचे किया और कुत्ते के साथ तारों भरी रात में बाहर चला गया। इच्छा से प्रेरित और बाहर की दुष्ट चीज के डर से वह धीरे धीरे जंगल में अपना चक्कर लगाता रहा। उसे अंधेरा पसंद था और उसने खुद को उसमें समेट लिया। यह उसकी इच्छा की उग्रता के अनुकूल था जो, सब कुछ के बावजूद, एक धन की तरह थी। उसके लिंग की उत्तेजित बेचैनी, उसकी कमर में उत्तेजित आग। ओह, काश वहां दूसरे पुरुष होते जिनके साथ वहां उस चमकती हुई विद्युत चीज से लड़ने के लिए, जीवन की कोमलता, महिलाओं की कोमलता और इच्छा की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने के लिए। काश वहां पुरुष होते जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए। लेकिन पुरुष सभी वहां बाहर थे, उस चीज पर गर्व कर रहे थे, मशीनी लालच या लालची तंत्र की भीड़ में जीत हासिल कर रहे थे या कुचले जा रहे थे। कॉन्स्टेंस अपनी तरफ से बिना सोचे समझे पार्क से होते हुए घर की ओर भागी थी। अभी तक उसे कुछ भी याद नहीं था। वह रात के खाने के लिए समय पर पहुंच जाएगी, लेकिन वह ये देखकर परेशान हो गई कि दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसे घंटी बजानी पड़ी। श्रीमती बोल्टन ने दरवाज़ा खोला। आप वहाँ क्यों हैं, महारानी? मुझे आश्चर्य होने लगा था कि क्या आप खो गई हैं। उसने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। हालांकि सर क्लिफोर्ड ने आपको नहीं बुलाया है, उन्होंने मिस्टर लिनली को अपने साथ बुलाया है, किसी बात पर बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे रात के खाने तक रुकेंगे, है न, महारानी? ये सच है, कोनी ने कहा। क्या मैं डिनर को 15 मिनट पीछे कर दूं? इससे आपको आराम से कपड़े पहनने का समय मिल जाएगा। शायद तुम्हें बेहतर होगा। मी लिनली कोलियरी के जनरल मैनेजर थे, उत्तर से आए एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनमें क्लिफोर्ड के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, युद्ध के बाद की परिस्थितियों के लिए नहीं, न ही युद्ध के बाद की कोलियरों के लिए, उनके कैनी पंथ के साथ। लेकिन कोनी को मी लिनली पसंद थे, हालांकि वह उनकी पत्नी की चापलूसी से बचकर खुश थी। लिनली रात के खाने के लिए रुकी और कोनी वह परिचारिका थी जिसे पुरुष बहुत पसंद करते थे, इतनी विनम्र, फिर भी इतनी चौकस और जागरूक, बड़ी चौड़ी नीली आंखों और एक नर्म विश्राम के साथ जो पर्याप्त रूप से छिपा हुआ था कि वह वास्तव में क्या सोच रही थी। कोनी ने इस महिला को इतना निभाया था, यह उसके लिए लगभग दूसरा स्वभाव था, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से दूसरा। फिर भी यह आश्चर्यजनक था कि जब वह इसे निभाती थी तो उसकी चेतना से सब कुछ कैसे गायब हो जाता था। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही जब तक कि वह ऊपर जाकर अपने विचार नहीं सोच सकती थी। वह हमेशा प्रतीक्षा करती रहती थी, ऐसा लगता था कि यह उसकी खूबी थी। हालांकि अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी उसे अभी भी अस्पष्ट और उलझन महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है। वह वास्तव में किस तरह का आदमी था? क्या वह वास्तव में उसे पसंद करता था? उसे लगा कि ज्यादा नहीं, फिर भी वह दयालु था। कुछ था, एक तरह की गर्म भोली दयालुता, उत्सुक और अचानक, जिसने लगभग उसके लिए उसके गर्भ को खोल दिया। लेकिन उसे लगा कि वह किसी भी महिला के साथ इस तरह दयालु हो सकता है। हालांकि फिर भी
यह अजीब तरह से सुखदायक, आरामदायक था। और वह एक भावुक आदमी था, स्वस्थ और भावुक। लेकिन शायद वह काफी व्यक्तिगत नहीं था, वह किसी भी महिला के साथ वैसा ही हो सकता था जैसा वह उसके साथ था। ये वास्तव में व्यक्तिगत नहीं था, वह उसके लिए वास्तव में केवल एक महिला थी। लेकिन शायद ये बेहतर था। और आखिरकार वह उसके अंदर की स्त्री के प्रति दयालु था, जो कोई भी पुरुष कभी नहीं रहा था। पुरुष उस व्यक्ति के प्रति बहुत दयालु थे जो वह थी, लेकिन महिला के प्रति बहुत क्रूर थे, उसे तुच्छ समझते थे या उसे पूरी तरह से अनदेखा करते थे। पुरुष कॉन्स्टेंस रीड या लेडी चैटली के प्रति बहुत दयालु थे, लेकिन उसके गर्भ के प्रति नहीं, वे दयालु नहीं थे। और उसने कॉन्स्टेंस या लेडी चैटली पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बस उसकी कमर या उसके स्तनों को धीरे से सहलाया। वह अगले दिन जंगल में गई। यह एक धूसर, शांत दोपहर थी। गहरे हरे रंग का कुत्ता पारा हेजेल के जंगल के नीचे फैला हुआ था, और सभी पेड़ अपनी कलियों को खोलने के लिए चुपचाप प्रयास कर रहे थे। आज वह अपने शरीर में इसे महसूस कर सकती थी, विशाल पेड़ों में रस का विशाल उछाल, ऊपर ऊपर कलियों के सिरे तक, वहां से छोटे छोटे ज्वलंतोक पत्तियों में धकेलने के लिए, रथ की तरह कांस्य। यह एक सवारी की तरह था जो ऊपर की ओर भाग रही थी और आकाश में फैल रही थी। वह समाशोधन स्थल पर आई, लेकिन वह वहां नहीं था। उसे उसकी केवल आधी उम्मीद थी। तीतर के चूजे कीड़ों की तरह हल्के फुल्के ढंग से भाग रहे थे, उन पिंजरों से जहां साथी मुर्गियां उत्सुकता से चहचहा रही थीं। कोनी बैठी रही और उन्हें देखती रही और प्रतीक्षा करती रही। वह केवल प्रतीक्षा करती रही, यहाँ तक कि चूजों को भी उसने मुश्किल से देखा। वह प्रतीक्षा करती रही। समय सपनों की तरह धीमी गति से बीतता गया और वह नहीं आया। उसे उसकी आधी उम्मीद ही थी। वह दोपहर में कभी नहीं आया। उसे चाय पीने के लिए घर जाना ही था, लेकिन उसे खुद को जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। जब वह घर जा रही थी तो हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने लगी। क्या फिर से बारिश हो रही है? क्लिफोर्ड ने उसे अपनी टोपी हिलाते हुए देखकर पूछा। बस बूंदाबांदी। वह चुपचाप चाय बनाने लगी, एक तरह की हठधर्मिता में डूबी हुई। वह आज चाय वाले को देखना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच असली है। अगर वह सचमुच असली है, क्लिफोर्ड ने कहा, क्या मैं बाद में तुम्हें थोड़ा पढ़कर सुनाऊं? उसने उसकी ओर देखा। क्या उसे कुछ आभास हो गया था? वसंत ऋतु मुझे अजीब महसूस कराती है, मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसने कहा। जैसा आप चाहें। क्या आपको सचमुच कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ स्प्रिंग की वजह से। क्या तुम मिसेज बोल्टन को अपने साथ कुछ खेलने के लिए बुलाओगे? नहीं, मुझे लगता है मैं सुनूंगा। उसने उसकी आवाज में अजीबोगरीब संतुष्टि सुनी। वह ऊपर अपने बेडरूम में चली गई। वहां उसने लाउडस्पीकर को एक मूर्खतापूर्ण मखमली सभ्य आवाज में गूंजते हुए सुना, जो सड़क पर चिल्लाने वालों की एक श्रृंखला की तरह थी, पुराने चिल्लाने वालों की नकल करते हुए बहुत ही सभ्य दिखावा। उसने अपना पुराना बैंगनी रंग का मैकिंटोश पहना और साइड के दरवाजे से घर से बाहर निकल गई। बारिश की बूंदाबांदी दुनिया पर एक पर्दा की तरह थी, रहस्यमय, शांत, ठंडी नहीं। पार्क में तेजी से आगे बढ़ने पर उसे बहुत गर्मी महसूस हुई। उसे अपना हल्का वाटरप्रूफ खोलना पड़ा। शाम की रिमझिम बारिश में जंगल शांत, स्थिर और गुप्त था, अंडों और आधी खुली कलियों, आधे खुले फूलों के रहस्य से भरा हुआ। इसके अंधेरे में सभी पेड़ नंगे और काले चमक रहे थे, जैसे कि उन्होंने खुद को नंगा कर लिया हो, और धरती पर हरी चीजें हरियाली से गुनगुनाती हुई लग रही थीं। अभी भी मैदान में कोई नहीं था। चूजे लगभग सभी मां मुर्गियों के नीचे चले गए थे, केवल एक या दो आखिरी साहसी चूजे अभी भी पुआल की छत के नीचे सूखेपन में इधर उधर घूम रहे थे, और वे खुद पर संदेह कर रहे थे। तो वह अभी भी नहीं आया था। वह जानबूझकर दूर रह रहा था, या शायद कुछ गड़बड़ थी। शायद उसे झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए, लेकिन वह इंतजार करने के लिए ही पैदा हुई थी। उसने अपनी चाबी से झोपड़ी खोली। सब कुछ साफ सुथरा था। मकई को डिब्बे में रखा गया था, कंबल को शेल्फ पर मोड़ा गया था, पुआल को एक कोने में साफ सुथरा रखा गया था,
पुआल का एक नया बंडल। तूफान लैंप एक कील पर लटका हुआ था। मेज और कुर्सी को वापस वहीं रख दिया गया था जहां वह लेटी थी। वह दरवाजे पर एक स्टूल पर बैठ गई। सब कुछ कितना शांत था। हल्की बारिश बहुत धीरे धीरे फिल्मी ढंग से बह रही थी, लेकिन हवा में कोई आवाज नहीं थी। किसी भी चीज से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पेड़ शक्तिशाली प्राणियों की तरह खड़े थे, धुंधले धुंधले, शांत और जीवंत। सब कुछ कितना जीवंत था। रात फिर से करीब आ रही थी, उसे जाना ही था। वो उससे बच रहा था, लेकिन अचानक वह अपनी काली ऑयलस्किन जैकेट पहने हुए गीलेपन से चमकते हुए खुले मैदान में आया। उसने झोंपड़ी की ओर जल्दी से नजर डाली, आधा सलाम किया, फिर एक तरफ मुड़ा और दफ्तरों की ओर चला गया। वहां वह चुपचाप बैठा रहा, हर चीज को ध्यान से देखता रहा, फिर सावधानी से मुर्गियों और चूजों को रात से बचाने के लिए बंद कर दिया। आखिरकार वह धीरे धीरे उसके पास आया। वह अभी भी अपने स्टूल पर बैठी थी। वह पोर्च के नीचे उसके सामने खड़ा था। तो फिर आप आइए, उन्होंने बोली के लहजे में कहा। हाँ, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम देर से आए हो। हाँ, उसने जंगल की ओर देखते हुए उत्तर दिया। वह धीरे से उठी और अपना स्टूल एक तरफ खींच लिया। क्या तुम अंदर आना चाहते थे? उसने पूछा। उसने चतुराई से उसकी ओर देखा। क्या लोग कुछ नहीं सोच रहे होंगे कि आप हर रात यहाँ आते हैं? उन्होंने कहा। क्यों? वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। मैंने कहा था कि मैं आऊंगी। कोई नहीं जानता, लेकिन वे जल्द ही ऐसा करेंगे, उन्होंने जवाब दिया। और फिर क्या? वह कोई उत्तर नहीं दे पाई। उन्हें क्यों पता होना चाहिए? उसने कहा। लोग हमेशा ऐसा करते हैं, उन्होंने घातक स्वर में कहा। उसके होठ थोड़े से कांपने लगे। खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, वो लड़खड़ाते हुए बोली। नहीं, उसने कहा, तुम न आकर भी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती, वह बुदबुदाई। वह जंगल की ओर देखने लगा और चुप हो गया। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा तब क्या होगा? उसने आखिर में पूछा। सोचो, सोचो कि तुम अपने पति की नौकरानी बनकर कितना अपमानित महसूस करोगी। उसने उसके मुंह फेरे चेहरे की ओर देखा। क्या ऐसा है? वह हकलाते हुए बोली, क्या ऐसा है कि तुम मुझे नहीं चाहते? सोचो, उसने कहा। सोचो अगर लोगों को सर क्लिफोर्ड और सभी लोगों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? ठीक है, मैं जा सकता हूँ। कहाँ जाना है? कहीं भी। मेरे पास अपना पैसा है। मेरी माँ ने मुझे 20,000 पाउंड ट्रस्ट में छोड़े हैं, और मैं जानता हूँ कि क्लिफोर्ड उसे छू नहीं सकता। मैं जा सकता हूँ, लेकिन आप तो जाना ही नहीं चाहते। हाँ, हाँ, मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। हाँ, तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन तुम्हें परवाह होगी। तुम्हें परवाह करनी होगी, सबको परवाह करनी होती है। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी महारानी एक गेम कीपर के साथ खेल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सज्जन व्यक्ति हूँ। हाँ, तुम्हें परवाह होगी। तुम्हें परवाह होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी महारानी की क्या परवाह? मुझे इससे वाकई नफरत है। मुझे लगता है कि लोग हर बार जब वे ऐसा कहते हैं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप भी मजाक उड़ाते हैं। मुझे पहली बार उसने सीधे उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता, उसने कहा। जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसने देखा कि उसकी आंखें अंधेरी हो गई हैं, बिल्कुल अंधेरी, पुतलियां फैल रही हैं। क्या तुम्हें जोखिम की परवाह नहीं है? उसने कर्कश स्वर में पूछा। तुम्हें परवाह करनी चाहिए। जब बहुत देर हो चुकी हो तो परवाह मत करो। उसकी आवाज में एक अजीब चेतावनी भरी विनती थी। लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने झल्लाहट से कहा। अगर तुम जानते कि यह क्या है, तो तुम सोचते कि मैं इसे खोने में खुश होऊंगी। लेकिन क्या तुम अपने लिए डरती हो? हाँ, उसने संक्षेप में कहा। मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं चीज़ों से डरता हूँ। कौन सी चीजें? उसने पूछा। उसने अपने सिर को पीछे की ओर एक अजीब सा झटका दिया, जो बाहरी दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। चीजें, हर कोई, उनमें से बहुत सारे।
फिर वह नीचे झुका और अचानक उसके दुखी चेहरे को चूम लिया। नहीं, मुझे परवाह नहीं है, उसने कहा। चलो इसे करते हैं, और बाकी सबको धिक्कार है। लेकिन अगर तुम्हें दुख है कि तुमने कभी ऐसा किया था, मुझे निराश मत करो, उसने विनती की। उसने अपनी उंगलियां उसके गालों पर रखीं और अचानक उसे फिर से चूमा। तो फिर मुझे अंदर आने दो, उसने धीरे से कहा, और अपना मैकिन्टोश उतार दो। उसने अपनी बंदूक लटका दी, अपनी गीली चमड़े की जैकेट उतार दी और कंबल की ओर हाथ बढ़ाया। मैं एक और कंबल लाया हूँ, उन्होंने कहा, ताकि अगर आप चाहें तो हम उसे अपने ऊपर डाल सकें। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, उसने कहा। रात का खाना 7:30 बजे है। उसने तेजी से उसकी ओर देखा, फिर अपनी घड़ी की ओर। ठीक है, उन्होंने कहा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और लटकते हुए हरिकेन लैंप में एक छोटी सी रोशनी जला दी। एक बार हम बहुत समय बिताएंगे, उसने कहा। उसने सावधानी से कंबल नीचे रख दिया, एक कंबल उसके सिर के लिए मुड़ा हुआ था। फिर वह एक पल के लिए स्टूल पर बैठ गया और उसे अपनी ओर खींचा, एक हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया, अपने खाली हाथ से उसके शरीर को महसूस किया। जब उसने उसे पाया तो उसने उसकी सांसों की आवाज़ सुनी। अपने कमज़ोर पेटीकोट के नीचे वह नंगी थी। अरे, तुम्हें छूना कैसा होता है? उसने कहा, जबकि उसकी उंगली उसकी कमर और कूल्हों की नाजुक, गर्म, गुप्त त्वचा को सहला रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे किया और अपना गाल उसके पेट और जांघों पर बार बार रगड़ा। और फिर से उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह उसके लिए किस तरह का आनंद था। वह समझ नहीं पाई कि उसने उसके जीवित गुप्त शरीर को छूने के माध्यम से उसमें क्या सुंदरता पाई, लगभग सुंदरता का परमानंद। क्योंकि केवल जुनून ही इसके प्रति सजग है। और जब जुनून मर जाता है या अनुपस्थित होता है, तो सुंदरता की शानदार धड़कन समझ से परे और थोड़ी घृणित भी होती है। संपर्क की गर्म, जीवंत सुंदरता दृष्टि की सुंदरता से कहीं अधिक गहरी। उसने अपनी जांघों और पेट और नितंबों पर उसके गाल की फिसलन महसूस की, और उसकी मूंछों और उसके मुलायम घने बालों को करीब से छुआ, और उसके घुटने कांपने लगे। उसके अंदर बहुत दूर तक उसे एक नई हलचल, एक नई नग्नता उभरती हुई महसूस हुई। और वह आधी डरी हुई थी, आधी वह चाहती थी कि वह उसे इस तरह से न सहलाए। वह किसी तरह उसे घेरे हुए था, फिर भी वह इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। और जब वह उसके अंदर आया, राहत और पूर्णता की तीव्रता के साथ जो उसके लिए शुद्ध शांति थी, तब भी वह प्रतीक्षा कर रही थी। उसने खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस किया, और वह जानती थी, आंशिक रूप से यह उसकी अपनी गलती थी। उसने खुद को इस अलगाव में डाल दिया। अब शायद वह इसके लिए अभिशप्त थी। वह शांत लेटी रही, अपने भीतर उसकी हरकत, उसकी गहरी डूबी हुई तल्लीनता, उसके वीर्य के उछलने पर अचानक उसकी कंपन, फिर धीरे धीरे कम होते धक्के को महसूस कर रही थी। नितंबों का वह धक्का, निश्चित रूप से ये थोड़ा हास्यास्पद था। यदि आप एक महिला होती और सभी कामों में हिस्सा लेती, तो निश्चित रूप से पुरुष के नितंबों का धक्का बेहद हास्यास्पद था। निश्चित रूप से पुरुष इस मुद्रा और इस कृत्य में बेहद हास्यास्पद था। लेकिन वह बिना पीछे हटे चुपचाप लेटी रही। जब उसने बात खत्म कर ली, तब भी वह अपनी संतुष्टि पर काबू पाने के लिए नहीं उठी, जैसा कि उसने माइकेलिस के साथ किया था। वह चुपचाप लेटी रही, और उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे भरकर बहने लगे। वह भी चुपचाप लेटा रहा, लेकिन उसने उसे अपने करीब पकड़ रखा था और उसकी नंगी टांगों को अपने पैरों से ढकने की कोशिश की, ताकि वे गर्म रहें। वो उसके ऊपर बहुत ही करीब से, निस्संदेह गर्मजोशी से लेटा रहा। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? उसने नर्म, छोटी आवाज में पूछा, जैसे वह बहुत करीब हो, बहुत करीब। जबकि वह अलग थलग थी, दूर नहीं। लेकिन मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। उसने आह भरी, उसे और करीब से पकड़ लिया, फिर आराम करने के लिए लेट गया। उसने उसके आंसुओं का अंदाजा नहीं लगाया था, उसे लगा कि वो उसके साथ है। मुझे जाना होगा, उसने दोहराया। वो कुछ क्षण के लिए उसके पास घुटनों के बल बैठा, उसकी जांघों के भीतरी भाग को चूमा, फिर उसकी स्कर्ट नीचे खींच दी, बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े बंद कर लिए, लालटेन की हल्की सी रोशनी में, एक तरफ मुड़े बिना।
वो एक बार झोपड़ी में आई थी, उसने उसे गर्मजोशी, निश्चितता और सहजता से देखते हुए कहा। लेकिन वह वहीं निष्क्रिय पड़ी रही और उसे देखती रही और सोचती रही, अजनबी, अजनबी। उसे उससे थोड़ी नाराजगी भी हुई। उसने अपना कोट पहना और अपनी टोपी ढूंढने लगा, जो गिर गई थी। फिर उसने अपनी बंदूक लटका ली। तो फिर आओ, उसने अपनी गर्म, शांतिपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। वह धीरे से उठी। वह जाना नहीं चाहती थी। वह रुकना भी पसंद नहीं करती थी। उसने उसकी पतली वाटरप्रूफ चादर उठाने में मदद की और देखा कि वह साफ सुथरी थी। फिर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर काफी अंधेरा था। पोर्च के नीचे बैठा वफादार कुत्ता उसे देखकर खुशी से खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें अंधेरे में धूसर होकर बह रही थीं। काफी अंधेरा था। आह मुन्ता, एथ लालटेन, उन्होंने कहा। यह कोई नहीं होगा। वह सनकरी पगडंडी पर उसके ठीक आगे चल रहा था, तूफानी लैंप को नीचे की ओर घुमा रहा था, जिससे गीली घास, सांपों जैसी काली चमकदार पेड़ की जड़ें, पीले फूल दिखाई दे रहे थे। बाकी सब कुछ धूसर, बारिश, धुंध और पूर्ण अंधकार था। तुम एक बार झोपड़ी में आओगे, उसने कहा। क्या हमें भेड़ के लिए फांसी दी जा सकती है, न कि भेड़ के लिए? यह उसे हैरान कर रहा था, उसका अजीब, लगातार उसे चाहने वाला, जबकि उनके बीच कुछ भी नहीं था, जबकि वह कभी उससे बात नहीं करता था और खुद के बावजूद उसे बोली से चिढ़ थी। उसका था मुनकोम उसे संबोधित नहीं लग रहा था, बल्कि किसी आम महिला को संबोधित था। उसने सवारी के फॉक्सग्लोव पत्तों को पहचान लिया और कमोबेश ये जान लिया कि वे कहाँ हैं। अभी 7:30 बजे हैं, उसने कहा। तुम ये करोगे? उसने अपनी आवाज़ बदल ली थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी दूरी महसूस कर रहा था। जैसे ही वे हेजल दीवार और गेट की ओर सवारी में आखिरी मोड़ पर मुड़े, उसने लाइट बुझा दी। हम यहाँ से देखेंगे, उसने उसे धीरे से हाथ से पकड़ते हुए कहा। लेकिन यह मुश्किल था। उनके पैरों के नीचे की धरती एक रहस्य थी, लेकिन उसने अपने पैरों से रास्ता महसूस किया। वह इसका आदी था। गेट पर उसने उसे अपनी इलेक्ट्रिक टॉर्च दी। पार्क में थोड़ी रोशनी है, उसने कहा, लेकिन इसे ले लो क्योंकि डर है कि तुम रास्ते से भटक जाओगी। ये सच था। पार्क की खुली जगह में धूसरपन की एक भूतिया झलक दिख रही थी। उसने अचानक उसे अपनी ओर खींचा और फिर से अपना हाथ उसकी ड्रेस के नीचे डाला, अपने गीले, ठंडे हाथ से उसके गर्म शरीर को महसूस किया। तुम्हारी जैसी औरत के स्पर्श के लिए मैं मर भी सकता हूँ, उसने गले में कहा। अगर वह 1 मिनट और रुक जाए। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह फिर से उसे चाहता है। नहीं, मुझे भागना होगा, उसने थोड़ा उग्र होकर कहा। हाँ, उसने अचानक जवाब दिया, उसे जाने दिया। वह मुड़ी और उसी क्षण वापस उसकी ओर मुड़ी और बोली, मुझे चूमो। वो उसके ऊपर झुका और उसकी बाईं आंख पर चूमा। उसने अपना मुंह पकड़ा और उसने धीरे से उसे चूमा, लेकिन तुरंत दूर हट गया। उसे मुंह चूमने से नफरत थी। मैं कल आऊंगी, उसने कहा और दूर हट गई। अगर मैं आ सकी, उसने आगे कहा। हाँ, इतनी देर नहीं हुई है, उसने अंधेरे से बाहर आकर जवाब दिया। वह पहले से ही उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। शुभ रात्रि, उसने कहा। शुभ रात्रि, महामहिम, उसकी आवाज। वह रुकी और गीले अंधेरे में पीछे देखने लगी। उसे बस उसका बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा। नहीं, उसने जवाब दिया। तो फिर शुभ रात्रि, भागो। वह रात के अंधेरे धूसर रंग में डूब गई। उसने साइड का दरवाजा खुला पाया और बिना देखे अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, घंटी बज उठी, लेकिन उसे नहाना तो था ही, उसे नहाना ही था। लेकिन मैं अब और देर नहीं करूंगी, उसने खुद से कहा, ये बहुत परेशान करने वाला है। अगले दिन वह जंगल में नहीं गई। इसके बजाय वह क्लिफोर्ड के साथ उथवेट चली गई। अब वो कभी कभार कार से बाहर जा सकता था और उसे एक मजबूत नौजवान ड्राइवर मिल गया था, जो ज़रूरत पड़ने पर उसे कार से बाहर निकालने में मदद कर सकता था। वह खास तौर पर अपने गॉडफादर लेस्ली विंटर से मिलना चाहता था, जो उथवेट से ज़्यादा दूर नहीं, शिपली हॉल में रहता था। विंटर अब एक बुजुर्ग सज्जन थे, अमीर,
किंग एडवर्ड के समय में अपने सुनहरे दिनों वाले अमीर कोयला मालिकों में से एक। किंग एडवर्ड शूटिंग के लिए शिपली में 1 से ज्यादा बार रुके थे। यह एक सुंदर पुराना प्लास्टर हॉल था जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि विंटर एक कुंवारा था और अपनी शैली पर गर्व करता था, लेकिन ये जगह कोयला खदानों से घिरी हुई थी। लेस्ली विंटर क्लिफोर्ड से बहुत प्यार करता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति बहुत सम्मान नहीं रखता था, क्योंकि सचित्र पत्रों और साहित्य में उसकी तस्वीरें छपी थीं। बूढ़ा आदमी किंग एडवर्ड स्कूल का एक आदमी था जो सोचता था कि जीवन जीवन है और लिखने वाले लोग कुछ और हैं। कोनी के प्रति स्क्वायर हमेशा वीरतापूर्ण व्यवहार करता था। वह उसे एक आकर्षक, संकोची युवती समझता था और क्लिफोर्ड के लिए वह बहुत बेकार थी, और यह बहुत अफसोस की बात थी कि वह रग्बी के लिए कोई वारिस पैदा करने की कोई संभावना नहीं रखती थी। उसका खुद कोई वारिस नहीं था। कोनी सोच रही थी कि अगर उसे पता चले कि क्लिफोर्ड का गेमकीपर उसके साथ संभोग कर रहा है और उससे कह रहा है कि तुम एक बार झोपड़ी में आओ, तो वह उससे घृणा करेगा, क्योंकि वह लगभग मजदूर वर्ग के लोगों को आगे धकेलने से नफरत करने लगा था। उसके ही वर्ग का एक आदमी उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कोनी को स्वभाव से ही विनम्रता, आज्ञाकारी युवती का ये रूप मिला था, और शायद यह उसके स्वभाव का हिस्सा था। विंटर ने उसे प्यारी बच्ची कहा और उसे 18वीं सदी की एक महिला की एक सुंदर लघु मूर्ति दी, बल्कि उसकी इच्छा के विरुद्ध। लेकिन कोनी को अपने रखवाले के साथ अपने प्रेम संबंधों में ही उलझा हुआ था। आखिरकार मिस्टर विंटर, जो वास्तव में एक सज्जन और दुनियादारी के आदमी थे, ने उसे एक व्यक्ति और एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में माना। उन्होंने उसे अपनी बाकी सभी महिलाओं के साथ अपने तू और था में नहीं जोड़ा। वह उस दिन, अगले दिन या उसके बाद के दिन जंगल में नहीं गई। वह तब तक नहीं गई जब तक उसे लगा, या उसने कल्पना की कि वह आदमी उसका इंतजार कर रहा है, उसे चाहता है। लेकिन चौथे दिन वह बहुत ही अशांत और बेचैन थी। उसने अभी भी जंगल में जाने और आदमी के सामने एक बार फिर अपनी जांघें खोलने से इनकार कर दिया। उसने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जो वह कर सकती थी, शेफील्ड तक ड्राइव करना, यात्राओं पर जाना, और इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना उसे घृणित लगा। आखिरकार उसने टहलने का फैसला किया, जंगल की ओर नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में। वह पाक की बाड़ के दूसरी तरफ छोटे से लोहे के गेट से होकर मारे जाएगी। ये वसंत का एक शांत धूसर दिन था, लगभग गर्म। वह अनसुनी करती हुई चली गई, उन विचारों में डूबी हुई जिसका उसे होश भी नहीं था। वह अपने बाहर किसी चीज के बारे में वास्तव में होश नहीं। इसके चारागाह रग्बी पार्क की बाड़ तक फैले हुए थे, इसलिए वे पड़ोसी थे, लेकिन कोनी ने काफी समय से फोन नहीं किया था। बेल, उसने बड़े सफेद बुल टेरियर से कहा, बेल, क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती? वह कुत्तों से डरती थी, और बेल पीछे खड़ी होकर चिल्लाने लगी, और वह खेत के आंगन से होते हुए वॉरेन पथ पर जाना चाहती थी। मिसेज फ्लिंट प्रकट हुई। वह कॉन्स्टेंस की ही उम्र की महिला थी, स्कूल में शिक्षिका रह चुकी थी, लेकिन कोनी को शक था कि वह एक झूठी औरत है। क्यों? ये लेडी चैटली है। क्यों? और मिसेज फ्लिंट की आंखें फिर से चमक उठीं, और वह एक छोटी लड़की की तरह लाल हो गई। बेल, बेल, क्यों? लेडी चैटली पर भौंक रहा है। बेल, चुप हो जाओ। वह आगे बढ़ी और अपने हाथ में पकड़े हुए एक सफेद कपड़े से कुत्ते पर वार किया, फिर कोनी के पास आई। कोनी ने हाथ मिलाते हुए कहा, वह मुझे जानती थी। फ्लिंट्स चैटली के किराएदार थे। बेशक वह आपकी महारानी को जानती है। वह सिर्फ दिखावा कर रही है। श्रीमती फ्लिंट ने गुस्से से लाल होकर और किसी तरह की उलझन के साथ ऊपर देखते हुए कहा, लेकिन उसे आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। हाँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। हमने पूरी सर्दी में तुम्हें मुश्किल से देखा है। क्या तुम अंदर आकर बच्चे को देखोगे? ठीक है, कोनी ने झिझकते हुए कहा। बस 1 मिनट के लिए। श्रीमती फ्लिंट जल्दी से जल्दी घर की सफाई करने के लिए अंदर चली गईं और कोनी उनके पीछे धीरे धीरे आई, वह भी अंधेरे रसोई घर में झिझकते हुए, जहां आग के पास केतली उबल रही थी। श्रीमती फ्लिंट वापस आ गईं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे, उसने कहा। क्या आप यहाँ आएंगे?
वे लिविंग रूम में गए, जहां एक बच्चा चिथड़े के चूल्हे के गलीचे पर बैठा था और चाय के लिए मेज पर बेतरतीबी से खाना परोसा जा रहा था। एक युवा नौकरानी शर्मीली और असहज सी गलियारे से पीछे हटी। बच्चा करीब 1 साल का एक चुलबुला सा बच्चा था। उसके बाल उसके पिता की तरह लाल थे और उसकी आंखें नीली नीली थीं। वो एक लड़की थी और उसे डरने की जरूरत नहीं थी। वह तकियों के बीच बैठी थी और उसके चारों ओर आधुनिक समय की गुड़िया और अन्य खिलौने थे। क्यों, वो कितनी प्यारी है, कोनी ने कहा, और वह कितनी बड़ी हो गई है। एक बड़ी लड़की। जब वह पैदा हुआ था तो उसने उसे एक शॉल दिया था और क्रिसमस पर सेल्यूलॉइड बत्तखें दी थीं। वहाँ, जोसेफिन, कौन है जो तुमसे मिलने आया है? ये कौन है, जोसेफिन? लेडी चैटली, तुम लेडी चैटली को जानती हो, है न? अजीबोगरीब चुलबुली छोटी सी बच्ची ने कॉनी को बेबाकी से देखा। उसके लिए महिलाएं अब भी एक समान थीं। आओ, क्या तुम मेरे पास आओगे? कोनी ने बच्चे से कहा। बच्चे को किसी भी तरह की परवाह नहीं थी, इसलिए कोनी ने उसे उठाया और अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को गोद में लेना कितना गर्म और प्यारा था, और उसकी कोमल छोटी बाहें, बेहोश शरारती छोटे पैर। मैं अकेले ही चाय का एक कप पी रहा था। ल्यूक बाजार गया हुआ है, इसलिए मैं जब चाहूँ चाय पी सकता हूँ। क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगी, लेडी चैटली? मुझे नहीं लगता कि आप इसकी आदी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो। कोनी ऐसा करती, हालांकि वह नहीं चाहती थी कि उसे याद दिलाया जाए कि वह किस चीज़ की आदी थी। मेज़ की बहुत बढ़िया रिलेइंग हुई और सबसे अच्छे कप और सबसे अच्छा चाय का बर्तन लाया गया। काश तुम कोई परेशानी न उठाते, कोनी ने कहा। लेकिन अगर मिसेस फ्लिंट ने कोई परेशानी नहीं उठाई तो मज़ा कहाँ था? इसलिए कोनी ने बच्चे के साथ खेला और उसकी छोटी सी महिला की निडरता से खुश हुई और उसकी कोमल युवा गर्मी से गहरा कामों का आनंद प्राप्त किया। युवा जीवन, और इतना निडर, क्योंकि इतना रक्षाहीन। बाकी सभी लोग, डर से इतने संकीर्ण। उसने एक कप चाय पी, जो काफ़ी तीखी थी, और बहुत बढ़िया ब्रेड और मक्खन और बोतलबंद डैमसन। श्रीमती फ्लिंट लाल हो गईं और चमक उठी और उत्साह से भर गईं, मानो कोनी कोई बहादुर शूरवीर हों। और उन्होंने एक असली महिला बातचीत की और दोनों ने इसका आनंद लिया। हालांकि यह एक घटिया चाय है, श्रीमती फ्लिंट ने कहा। ये घर से कहीं अधिक अच्छा है, कोनी ने सच्चाई से कहा। ओह, श्रीमती फ्लिंट ने कहा, बेशक, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अंततः कोनी उठ खड़ी हुई। मुझे जाना ही होगा, उसने कहा। मेरे पति को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वो तरह तरह की बातें सोच रहा होगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि तुम यहाँ हो, श्रीमती फ्लिंट ने उत्साह से हंसते हुए कहा। वह चिल्लाने वाले को चारों ओर भेज देगा। अलविदा, जोसेफिन, कोनी ने बच्चे को चूमते हुए और उसके लाल, पतले बालों को सहलाते हुए कहा। श्रीमती फ्लिंट ने ताला लगा हुआ सामने का दरवाज़ा खोलने पर जोर दिया। कोनी खेत के छोटे से सामने के बगीचे में पहुंची, जो एक प्राइवेट हेज से घिरा हुआ था। रास्ते के किनारे ऑरिकुला की 2 पंक्तियां थीं, जो बहुत मखमली और समृद्ध थीं। प्यारा ऑरिकुलस, कोनी ने कहा। लापरवाह, जैसा कि ल्यूक उन्हें कहता है, श्रीमती फ्लिंट ने हंसते हुए कहा। कुछ ले लो, और उत्सुकता से उसने मखमली और प्रिमरोज फूल तोड़े। बस, कोनी ने कहा। वे छोटे बगीचे के द्वार पर आए। आप किस तरफ जा रहे थे? श्रीमती फ्लिंट ने पूछा। वारेन द्वारा, मुझे देखने दो। अरे हाँ, गायें जिनके पास हैं। लेकिन वे अभी तक ऊपर नहीं आई हैं। लेकिन गेट बंद है, तुम्हें चढ़ना ही पड़ेगा। मैं चढ़ सकती हूँ, कोनी ने कहा। शायद मैं भी तुम्हारे साथ नीचे तक जा सकता हूँ। वे बेचारे खरगोशों से भरे चरागाह में चले गए। जंगल में पक्षी शाम के समय सीटी बजा रहे थे। एक आदमी आखिरी गायों को बुला रहा था, जो धीरे धीरे रास्ते से घिसे हुए चरागाह पर चली जा रही थीं। आज रात दूध दुहने में उन्हें देर हो गई है, मिसेस फ्लिंट ने गंभीरता से कहा। उन्हें पता है कि ल्यूक अंधेरा होने से पहले वापस नहीं आएगा। वे बाड़ के पास पहुंचे, जिसके पार देवदार की छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई थीं। वहां एक छोटा सा गेट था, लेकिन वह बंद था।
अंदर घास में एक खाली बोतल पड़ी थी। ये दूध की रखवाली करने वाले के पास खाली बोतल है, श्रीमती फ्लिंट ने समझाया। हम उसे यहाँ तक लाते हैं और फिर वो खुद ही उसे ले आता है। कब? कोनी ने पूछा। ओह, जब भी वह आसपास होता है, अक्सर सुबह के समय। खैर, अलविदा लेडी चैटली, और फिर आना। आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगा। कोनी घने कांटेदार युवा देवदार के पेड़ों के बीच संकरी पगडंडी पर बाड़ के ऊपर चढ़ गई। श्रीमती फ्लिंट एक सनबोनेट में चरागाह के पार वापस भाग गईं, क्योंकि वह वास्तव में एक स्कूल शिक्षिका थीं। कॉन्स्टेंस को जंगल का ये घना नया हिस्सा पसंद नहीं आया, ये भयानक और दम घुटने वाला लग रहा था। वह अपना सिर नीचे झुकाए फ्लिंट के बच्चे के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। यह एक प्यारी सी चीज थी, लेकिन यह अपने पिता की तरह थोड़ा टेढ़े मेढ़े पैर वाली होगी। ये पहले से ही दिख रहा था, लेकिन शायद यह इससे बाहर निकल जाए। किसी तरह एक बच्चे को जन्म देना कितना गर्मजोशी भरा और संतुष्टिदायक होता है, और श्रीमती फ्लिंट ने इसे कैसे दिखाया। उनके पास वैसे भी कुछ था जो कोनी के पास नहीं था, और जाहिर तौर पर हो भी नहीं सकता था। हाँ, श्रीमती फ्लिंट ने अपनी मातृत्व की शान दिखाई थी, और कोनी को बस थोड़ी सी जलन हुई थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह अचानक चौंक उठी और डर के मारे हल्की चीखी। वहाँ एक आदमी खड़ा था। वह रक्षक था। वह बालाम के गधे की तरह रास्ते में खड़ा था, उसका रास्ता रोक रहा था। ये कैसे? उसने आश्चर्य से कहा। तुम कैसे आए? वह हौंफते हुए बोली। कैसे? क्या तुम झोपड़ी में गए हो? नहीं, नहीं, मैं मारे ही गया था। उसने जिज्ञासा और खोज भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और उसने थोड़ा अपराध बोध से अपना सिर झुका लिया। और क्या तुम अब झोपड़ी में जा रहे थे? उसने सख्ती से पूछा। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं मारेहे में रुका था। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे देर हो गई है। मुझे भागना है। मुझे चकमा देने जैसा। उसने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, केवल क्यों और क्या? उसने कहा, और वह उसके पास गया और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दीं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का अगला हिस्सा उसके बहुत करीब था और जीवित था। ओह, अभी नहीं, अभी नहीं, वह चिल्लाई और उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। क्यों नहीं? अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। तुम्हारे पास आधा घंटा है। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसे उसकी तत्परता का एहसास हो रहा था। उसकी पुरानी प्रवृत्ति अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और अजीब, निष्क्रिय और भारी था। उसका शरीर उसके खिलाफ तत्पर था और उसके पास लड़ने के लिए अब और हिम्मत नहीं थी। उसने चारों ओर देखा। आओ, इधर आओ, इधर से आओ, उसने घने देवदार के पेड़ों की ओर गहरी निगाह से देखते हुए कहा, जो अभी छोटे थे और आधे से ज्यादा बड़े नहीं हुए थे। उसने उसकी ओर देखा। उसने उसकी आंखें देखीं, तनावपूर्ण और चमकदार, उग्र, प्रेमपूर्ण नहीं। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे छोड़ चुकी थी। उसके अंगों पर एक अजीब सा भार था। वह हार मान रही थी। वह हार मान रही थी। वह उसे कांटेदार पेड़ों की दीवार के बीच से ले गया, जहां से निकलना मुश्किल था, और एक जगह पर ले गया जहां थोड़ी सी जगह थी और सूखी टहनियां थीं। उसने 1 या 2 सूखी टहनियां नीचे फेंकी, उन पर अपना कोट और बनियान डाल दिया, और उसे पेड़ की टहनियों के नीचे एक जानवर की तरह लेटना पड़ा, जबकि वह वहां अपनी कमीज और पैंट पहने, उसे भयावह आंखों से देखता हुआ इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर भी वह सावधान था। उसने उसे ठीक से लिटाया। फिर भी उसने उसके अंडरवियर का पट्टा तोड़ दिया, क्योंकि वह उसकी मदद नहीं कर रही थी, बस निष्क्रिय पड़ी थी। उसने भी अपने शरीर के आगे के हिस्से को उजागर कर दिया था, और जब वह उसके अंदर आया तो उसने उसके नंगे शरीर को अपने ऊपर महसूस किया। एक पल के लिए वह अभी भी उसके अंदर था, वहां तना हुआ और कांप रहा था। फिर जब उसने अचानक असहाय संभोग में हिलना शुरू किया, तो उसके अंदर एक नया अजीब रोमांच जाग उठा। लहरें, 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 नर्म लपटों की तरह, पंखों की तरह नर्म, चमक के बिंदुओं तक दौड़ते हुए, उत्तम, उत्तम, और उसके अंदर के सभी पिघले हुए को पिघलाते हुए।
ये घंटियों की तरह था जो चरमोत्कर्ष तक ऊपर और ऊपर की ओर लहरा रही थी। वो उन जंगली छोटी चीखों से बेखबर पड़ी रही जो उसने आखिरी बार निकाली थीं। लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी, और वो अब अपनी गतिविधि के साथ अपने निष्कर्ष को मजबूर नहीं कर सकती थी। यह अलग था, अलग। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अब अपनी संतुष्टि के लिए उस पर कठोर और पकड़ नहीं बना सकती थी। वो केवल प्रतीक्षा कर सकती थी, प्रतीक्षा कर सकती थी और आत्मा में कराह सकती थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है और सिकुड़ रहा है, उस भयानक क्षण की ओर आ रहा है जब वो उसके अंदर से फिसलकर चला जाएगा। जबकि उसका पूरा गर्भ खुला और कोमल था और धीरे धीरे शोर मचा रहा था, ज्वार के नीचे एक समुद्री एनीमोन की तरह, उसे फिर से अंदर आने और उसके लिए एक पूर्णता बनाने के लिए शोर मचा रहा था। वह जुनून में बेहोश होकर उससे लिपट गई, और वह कभी भी उससे पूरी तरह से नहीं फिसला, और उसने महसूस किया कि उसके भीतर उसकी कोमल कली हिल रही थी, और अजीब लय। उसके अंदर एक अजीब लयबद्ध बढ़ती गति के साथ बह रही थी, बढ़ती और बढ़ती हुई जब तक कि उसने उसकी पूरी विभाजित चेतना को भर नहीं दिया, और फिर से वह अकथनीय गति शुरू हुई जो वास्तव में गति नहीं थी, बल्कि संवेदना के शुद्ध गहरे भंवर थे जो उसके सभी ऊतकों और चेतना के माध्यम से गहरे और गहरे घूमते रहे, जब तक कि वह भावना का एक पूर्ण संकेंद्रित तरल पदार्थ नहीं बन गई, और वह बेहोश अस्पष्ट चीखों में रोती रही। रात की आवाज़, जीवन। आदमी ने उसे अपने नीचे एक तरह के विस्मय के साथ सुना, जैसे उसका जीवन उसके अंदर से बाहर निकल आया हो। और जैसे ही वह शांत हुआ, वह भी शांत हो गया और पूरी तरह से शांत पड़ा रहा, अनजान, जबकि उसकी पकड़ धीरे धीरे उस पर ढीली पड़ गई, और वह निष्क्रिय पड़ी रही। और वे लेटे रहे और कुछ भी नहीं जानते थे, एक दूसरे के बारे में भी नहीं, दोनों खोए हुए थे। आखिरकार वह जागने लगा और अपनी रक्षाहीन नग्नता के बारे में जागरूक होने लगा, और वह जानती थी कि उसका शरीर उस पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा था। वह अलग हो रहा था, लेकिन उसके सीने में उसे लगा कि वो उसे बिना ढके नहीं छोड़ सकती। उसे अब उसे हमेशा के लिए ढकना होगा। लेकिन वह आखिरकार दूर हट गया और उसे चूमा और उसे ढक दिया और खुद को भी ढकने लगा। वह पेड़ की शाखाओं की ओर देखती हुई लेटी रही, अभी तक हिलने में असमर्थ थी। वो खड़ा हुआ और अपनी पतलून कसकर चारों ओर देखने लगा। सब कुछ घना और शांत था, सिवाय उस भयभीत कुत्ते के जो अपनी नाक पर पंजे रखे लेटा था। वो फिर से झाड़ियों पर बैठ गया और चुपचाप कोनी का हाथ थाम लिया। वो मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। उस समय हम साथ साथ निकले थे, उसने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब ऐसा होता है तो यह अच्छा होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जी लेते हैं और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता, उन्होंने सपने जैसा बोलते हुए कहा। उसने उसके चिंतित चेहरे की ओर देखा। क्या वे खुश हैं? उसने कहा। क्या आप खुश हैं? उसने उसकी आंखों में देखा। खुशी है, उसने कहा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। वह नहीं चाहता था कि वह बात करे, और वह उसके ऊपर झुका और उसे चूमा, और उसे लगा, इसलिए उसे हमेशा के लिए उसे चूमना चाहिए। अंततः वह बैठ गई। क्या लोग अक्सर एक साथ नहीं आते? उसने भोली जिज्ञासा से पूछा। उनमें से बहुत से लोग कभी नहीं। आप उनके कच्चे रूप से देख सकते हैं। वह अनजाने में बोल पड़ा, उसे पछतावा हुआ कि उसने बोलना शुरू कर दिया था। क्या तुमने अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है? वह प्रसन्नता से उसकी ओर देखने लगा। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। और वह जानती थी कि वह उसे कभी कुछ नहीं बताएगा जो वह उसे बताना नहीं चाहता। उसने उसका चेहरा देखा, और उसके लिए जुनून उसके अंदर हिल गया। उसने जितना हो सका उसका विरोध किया, क्योंकि यह खुद के लिए खुद का नुकसान था। उसने अपनी वास्कट और कोट पहना, और फिर से रास्ते पर आगे बढ़ गया। सूरज की आखिरी किरणें लकड़ी को छू रही थीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, उसने कहा। नहीं ही आना बेहतर है। उसने मुड़ने से पहले उसे उत्सुकता से देखा। उसका कुत्ता उसके जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं बचा था। कोनी धीरे धीरे घर चली गई, उसे अपने अंदर की दूसरी चीज की गहराई का एहसास हुआ।
उसके अंदर एक और आत्मा जीवित थी, जो उसके गर्भ और आंतों में पिघली हुई और कोमल थी, और इस आत्मा के साथ वो उसे प्यार करती थी। वो उसे तब तक प्यार करती थी जब तक कि उसके घुटने चलते समय कमज़ोर नहीं हो जाते थे। अपने गर्भ और आंतों में वह अब बह रही थी और जीवित थी, और सबसे भोली महिला के रूप में उसकी पूजा में कमज़ोर और असहाय थी। उसे एक बच्चे की तरह महसूस होता है। उसने खुद से कहा कि उसे मेरे अंदर एक बच्चे की तरह महसूस होता है। और ऐसा ही हुआ, जैसे उसका गर्भ, जो हमेशा बंद रहता था, खुल गया था और नए जीवन से भर गया था, लगभग एक बोझ, फिर भी प्यारा। काश मेरा कोई बच्चा होता, उसने मन ही मन सोचा। काश वह मेरे अंदर एक बच्चे के रूप में होता। और इस विचार से उसके अंग पिघल गए, और उसे एहसास हुआ कि अपने लिए बच्चा पैदा करने और उस आदमी के लिए बच्चा पैदा करने में बहुत अंतर है जिसके लिए उसकी आंतों में तड़प है। पहला वाला एक तरह से साधारण लग रहा था, लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए बच्चा पैदा करना जिसे कोई अपनी आंतों और अपने गर्भ में प्यार करता है, उसे लगा कि वह अपने पुराने स्व से बहुत अलग है, और मानो वो पूरी नारीत्व और सृष्टि की नींद के केंद्र में बहुत गहराई से डूब रही है। ये जुनून उसके लिए नया नहीं था, ये तड़पती हुई आराधना थी। वह जानती थी कि वह हमेशा से ही इससे डरती थी, क्योंकि यह उसे असहाय बना देता था। वह अभी भी इससे डरती थी, कहीं ऐसा न हो कि अगर वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे तो वह खुद को खो दे और मिट जाए, और वह मिटना नहीं चाहती थी, एक जंगली औरत की तरह गुलाम बन जाना चाहती थी। उसे गुलाम नहीं बनना चाहिए था। वह अपनी आराधना से डरती थी, फिर भी वह तुरंत उसके खिलाफ नहीं लड़ती थी। वह जानती थी कि वह उससे लड़ सकती है। उसके सीने में एक आत्मा इच्छा का शैतान था जो उसके गर्भ की पूरी कोमल उफनती आराधना से लड़ सकता था और उसे कुचल सकता था। वह अब भी ऐसा कर सकती थी, या वह ऐसा सोचती थी, और फिर वह अपनी इच्छा से अपने जुनून को आगे बढ़ा सकती थी। हाँ, एक बेचेंटे की तरह भावुक होना, जंगल से भागते हुए एक बेचैनल की तरह इयाचोस को पुकारना, वह चमकीला लिंग जिसके पीछे कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि वह महिला का शुद्ध ईश्वर सेवक था। पुरुष व्यक्ति उसे दखल देने की हिम्मत नहीं करने देता। वह तो बस एक मंदिर सेवक था, चमकते लिंग का वाहक और रक्षक, उसका अपना। इसलिए नई जागृति के प्रवाह में कुछ समय के लिए उसके अंदर पुरानी कठोर वासना भड़क उठी, और पुरुष एक तुच्छ वस्तु, मात्र लिंग वाहक बनकर रह गया, जिसे उसकी सेवा करने पर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। उसने अपने अंगों और शरीर में बैके की शक्ति महसूस की। महिला चमक रही थी और तेज थी, पुरुष को पछाड़ रही थी, लेकिन जब उसने यह महसूस किया तो उसका दिल भारी था। वो इसे नहीं चाहती थी, ये जाना पहचाना और बंजर, जन्महीन था। आराधना उसका खजाना थी। यह इतना अथाह, इतना कोमल, इतना गहरा और इतना अज्ञात था। नहीं, नहीं, वो अपनी कठोर उज्ज्वल स्त्री शक्ति को त्याग देगी। वो इससे थक चुकी थी, इससे कठोर हो गई थी। वो जीवन के नए स्नान में डूब जाएगी, अपने गर्भ और अपनी आंतों की गहराई में जो आराधना का मौन गीत गाती थी। अभी उस आदमी से डरना शुरू करने की जल्दी थी। मैं मारेहे के पास गई और मिसेज फ्लिंट के साथ चाय पी। उसने क्लिफोर्ड से कहा, मैं बच्चे को देखना चाहती थी। ये बहुत प्यारा है, इसके बाल लाल मकड़ी के जाले जैसे हैं। कितना प्यारा। मिस्टर फ्लिंट बाजार गए थे, इसलिए वो और मैं और बच्चा साथ में चाय पी रहे थे। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ थी? अच्छा, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि तुम कहीं चाय पीने के लिए रुकी हो, क्लिफोर्ड ने ईर्ष्या से कहा। एक तरह से दूसरी नज़र से उसने उसमें कुछ नया महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसके लिए बिल्कुल समझ से परे था, लेकिन उसने इसका श्रेय बच्चे को दिया। उसने सोचा कि कॉनी की परेशानी बस यही थी कि उसके पास बच्चा नहीं था, या यूं कहें कि वह अपने आप ही बच्चा पैदा कर लेती। मैंने आपको पार्क के पार लोहे के गेट तक जाते देखा, लेडी, श्रीमती बोल्टन ने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपने रेक्टरी में फ़ोन किया होगा। मैं लगभग ऐसा ही करने वाला था, फिर मैं मारेहे की ओर मुड़ गया। दोनों महिलाओं की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। मिसेज बोल्टन की आंखें भूरे रंग की और चमकीली और खोजी थीं, कोनी की आंखें नीली और घूंघट वाली और अजीब तरह से खूबसूरत थीं। मिसेज बोल्टन को लगभग यकीन था कि उनका कोई प्रेमी है,
लेकिन ये कैसे हो सकता है, और कौन हो सकता है? कोई पुरुष कहाँ था? ओह, यह आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कभी कभी बाहर जाकर लोगों से मिलें, श्रीमती बोल्टन ने कहा। मैं सर क्लिफोर्ड से कह रही थी, अगर वो लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो ये उनकी महारानी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, मुझे खुशी है कि मैं वहां गई, और इतना अनोखा प्यारा चुलबुला बच्चा, क्लिफोर्ड, कोनी ने कहा। इसके बाल मकड़ी के जाले जैसे हैं, और चमकीले नारंगी रंग के हैं, और सबसे अजीब, चुलबुली, हल्के नीले रंग की चीनी आंखें हैं। बेशक यह एक लड़की है, या ये किसी भी छोटे सर फ्रांसिस ड्रेक से ज्यादा बोल्ड नहीं होती। आप सही कह रही हैं, मेरी लेडी एक सामान्य सा छोटा सा फ्लिंट। वे हमेशा से ही एक आगे की सोच रखने वाला सैंडी हेडेड परिवार रहे हैं, श्रीमती बोल्टन ने कहा। क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे, क्लिफोर्ड? मैंने उन्हें चाय पर बुलाया है ताकि तुम इसे देख सको। कौन? उसने कोनी को बड़ी बेचैनी से देखते हुए पूछा। श्रीमती फ्लिंट और बच्चा अगले सोमवार। उन्होंने कहा, आप उन्हें अपने कमरे में चाय पिला सकते हैं। क्यों, तुम बच्चे को देखना नहीं चाहते? वह चिल्लाए। ओह, मैं देखूंगा, लेकिन मैं उनके साथ चाय टाइम पर नहीं बैठना चाहता। ओह, कॉनी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। उसने सचमुच उसे नहीं देखा, वह कोई और था। श्रीमती बोल्टन ने कहा, आप अपने कमरे में एक अच्छी आरामदायक चाय का आनंद ले सकती हैं, और श्रीमती फ्लिंट को सर क्लिफोर्ड की तुलना में अधिक आरामदायक महसूस होगा। उसे यकीन था कि कोनी का कोई प्रेमी है, और उसकी आत्मा में कुछ खुशी थी। लेकिन वह कौन था? वह कौन था? शायद श्रीमती फ्लिंट कोई सुराग दे सके। कोनी आज शाम को नहाएगी नहीं। उसके शरीर का स्पर्श, उसके शरीर पर उसका चिपचिपापन, उसे प्रिय था, और एक तरह से पवित्र भी। क्लिफोर्ड बहुत बेचैन था, वो उसे डिनर के बाद जाने नहीं देता था, और वह अकेले रहना बहुत चाहती थी। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन अजीब तरह से विनम्र थी। क्या हम कोई खेल खेलें, या मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं, या क्या होगा? उसने बेचैनी से पूछा। आप मुझे पढ़कर सुनाइए, कोनी ने कहा। मैं क्या पढ़ूं, पद्य या गद्य, या नाटक? उसने कहा, रैसीन को पढ़ो। अतीत में यह उसकी एक चाल थी, असली फ्रांसीसी भव्य तरीके से रैसीन को पढ़ना, लेकिन अब वह जंग खा चुका था, और थोड़ा आत्मचेतन, वो वास्तव में लाउडस्पीकर को पसंद करता था। लेकिन कोनी सिलाई कर रही थी, प्रिमरोज सिल्क की एक छोटी सी पोशाक सिल रही थी, जो उसने मिसेज फ्लिंट के बच्चे के लिए अपनी एक ड्रेस से काटी थी। घर आने और रात के खाने के बीच उसने इसे काट लिया था, और वह खुद को सिलाई करते हुए शांत भाव से बैठी थी, जबकि पढ़ने का शोर जारी था। अपने अंदर वह जुनून की गूंज महसूस कर सकती थी, जैसे गहरी घंटियों की गूंज। क्लिफोर्ड ने उससे रैसीन के बारे में कुछ कहा। उसके शब्द निकल जाने के बाद उसे उसका अर्थ समझ में आया। हाँ, हाँ, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। ये शानदार है। फिर से वो उसकी आंखों की गहरी नीली चमक और वहां बैठी उसकी कोमल शांति से भयभीत हो गया। वो कभी इतनी कोमल और शांत नहीं रही थी। वो उसे असहाय रूप से मोहित कर रही थी, जैसे कि उसके आसपास की कोई खुशबू उसे नशे में डाल रही हो। इसलिए वह असहाय रूप से अपना पढ़ना जारी रखता था, और फ्रांच की गले की आवाज़ उसके लिए चिमनी में हवा की तरह थी। रैसीन के बारे में उसने एक भी शब्द नहीं सुना। वह अपनी कोमल मस्ती में खो गई थी, जैसे कोई जंगल वसंत की मंद, खुशनुमा कराह के साथ कली में बदल रहा हो। वह अपने साथ उसी दुनिया में उस आदमी को महसूस कर सकती थी, वह अनाम आदमी, सुंदर पैरों पर चलता हुआ, लिंग रहस्य में सुंदर। और अपनी सभी नसों में, उसने उसे और उसके बच्चे को महसूस किया। उसका बच्चा उसकी सभी नसों में था, गोधूली की तरह। उसके पास न तो हाथ हैं, न आँखें, न पैर, न ही बालों का सुनहरा खजाना। वह एक जंगल की तरह थी, ओकवुड के बीच की अंधेरी उलझन की तरह, असंख्य खिलती कलियों के साथ धीमे से गुनगुना रही थी। इस बीच उसकी देह की विशाल उलझी हुई जटिलता में वासना के पक्षी सो रहे थे। लेकिन क्लिफोर्ड की आवाज़ ताली बजाते हुए और असामान्य आवाज़ों के साथ बड़बड़ाते हुए जारी रही। ये कितना असाधारण था, वो कितना असाधारण था, किताब पर झुका हुआ, विचित्र और लालची और सभ्य, चौड़े कंधों वाला और असली पैर नहीं।
कितना अजीब प्राणी था, किसी पक्षी की तरह तीखी, ठंडी और अडिग इच्छा शक्ति वाला, और कोई गर्मजोशी नहीं, बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं। बाद के उन प्राणियों में से एक, जिनमें कोई आत्मा नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त सतर्क इच्छा शक्ति, ठंडी इच्छा शक्ति है। वह थोड़ा कांप उठी, उससे डर गई। लेकिन फिर जीवन की नर्म गर्म लौ उससे अधिक मजबूत थी, और असली चीजें उससे छिपी हुई थीं। पढ़ना समाप्त हो गया। वह चौंक गई। उसने ऊपर देखा, और ये देखकर और भी चौंक गई कि क्लिफोर्ड उसे पीली, अजीब आंखों से देख रहा था, जैसे कि वह नफरत कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेसिन को बहुत खूबसूरती से पढ़ा है, उसने धीरे से कहा। लगभग उतनी ही खूबसूरती से, जितनी खूबसूरती से तुम उसे सुनते हो, उसने क्रूरता से कहा। तुम क्या बना रहे हो? उसने पूछा। मैं मिसेज फ्लिंट के बच्चे के लिए एक ड्रेस बना रही हूँ। वह मुंह फेरकर चला गया। एक बच्चा, बस यही उसका जुनून था। आखिरकार उन्होंने घोषणात्मक स्वर में कहा, रेसिन से आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं। व्यवस्थित और आकार दी गई भावनाएं अव्यवस्थित भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उसने उसे बड़ी, अस्पष्ट, छिपी आंखों से देखा। हाँ, मुझे यकीन है कि वे हैं, उसने कहा। आधुनिक दुनिया ने भावनाओं को खुला छोड़कर उन्हें अश्लील बना दिया है। हमें क्लासिक नियंत्रण की जरूरत है। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया कि वह रेडियो पर भावनात्मक मूर्खता को सुन रहा था। लोग भावनाओं का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि यह रोमांटिक होना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा। सच तो यह है कि वह थका हुआ था। इस शाम ने उसे थका दिया था। वह अपनी तकनीकी किताबों, या अपने पिट मैनेजर, या रेडियो सुनने के साथ रहना पसंद करता। श्रीमती बोल्टन 2 गिलास माल्टेड दूध लेकर आई, क्लिफोर्ड के लिए, उसे सुलाने के लिए, और कोनी के लिए, उसे फिर से मोटा करने के लिए। यह एक नियमित नाइट कैप था जिसे उन्होंने पेश किया था। कोनी को जाने में खुशी हुई जब उसने अपना गिलास पी लिया, और शुक्र है कि उसे क्लिफोर्ड को बिस्तर पर ले जाने में मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने उसका गिलास लिया और उसे ट्रे पर रख दिया, फिर ट्रे को बाहर रख दिया। शुभ रात्रि क्लिफोर्ड, अच्छी नींद लो। रेसिन एक सपने की तरह एक में प्रवेश करता है। शुभ रात्रि। वह दरवाजे की ओर चली गई थी। वह उसे शुभ रात्रि का चुंबन दिए बिना जा रही थी। वह उसे तीखी, ठंडी आंखों से देख रहा था, तो उसने उसे शुभ रात्रि का चुंबन भी नहीं दिया, जबकि वह उसे पढ़कर सुनाने में पूरी शाम बिता चुका था। उसके अंदर कितनी गहरी बेरुखी थी। भले ही वह चुंबन एक औपचारिकता थी, लेकिन ऐसी औपचारिकताओं पर ही जीवन टिका हुआ है। वह वास्तव में बोल्शेविक थी। उसकी प्रवृत्ति बोल्शेविक थी। वह ठंडे और गुस्से से उस दरवाजे की ओर देख रहा था जहां से वह गई थी। गुस्सा, और फिर से रात का खौफ उस पर हावी हो गया। वह नर्वस था, और जब वह काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, और इतना ऊर्जा से भरा होता था, या जब वह सुन नहीं रहा होता था, और इतना नपुंसक, तब वह चिंता और खतरनाक आत्म शून्यता की भावना से ग्रस्त रहता था। वह डर गया था, और कोनी अगर चाहती तो उससे डर दूर रख सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह ऐसा नहीं करेगी, वह ऐसा नहीं करेगी। वह उसके लिए किए गए सभी कामों के प्रति कठोर, ठंडी और कठोर थी। उसने उसके लिए अपना जीवन त्याग दिया, और वह उसके प्रति कठोर थी। वह केवल अपना रास्ता चाहती थी। महिला अपनी मर्जी से प्यार करती है। अब वह एक बच्चा था जिसके प्रति वह आसक्त थी, बस इसलिए कि वह उसका अपना हो, पूरी तरह उसका अपना, न कि उसका। क्लिफोर्ड बहुत स्वस्थ था, इस पर विचार करें। वह बहुत स्वस्थ और चेहरे पर लालिमा लिए हुए था। उसके कंधे चौड़े और मजबूत थे, उसकी छाती गहरी थी, उसने मांस जमा कर लिया था। और फिर भी, उसी समय, वो मृत्यु से डरता था। एक भयानक खोखलापन उसे कहीं न कहीं, किसी तरह, एक शून्यता से डराता हुआ प्रतीत होता था, और इस शून्यता में उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। ऊर्जाहीन, उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मर चुका है, वास्तव में मर चुका है। इसलिए उसकी उभरी हुई पीली आंखों में एक अजीब सी झलक थी, छिपी हुई, और फिर भी थोड़ी क्रूर, बहुत ठंडी, और साथ ही लगभग बेशर्मी भरी।
यह एक बहुत ही अजीब नज़र थी, बेशर्मी की यह नज़र, मानो वह जीवन के बावजूद जीवन पर विजय प्राप्त कर रहा हो। इच्छा के रहस्यों को कौन जानता है, क्योंकि यह स्वर्गदूतों के खिलाफ भी विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे उन रातों से डर लगता था जब वह सो नहीं पाता था। तब ये वास्तव में भयानक था, जब हर तरफ से विनाश उसे घेर लेता था। तब बिना किसी जीवन के अस्तित्व में रहना भयावह था, रात में बेजान अस्तित्व में रहना। लेकिन अब वह मिसेज बोल्टन को बुला सकता था, और वह हमेशा आती। ये बहुत सुकून देने वाली बात थी। वह अपने ड्रेसिंग गाउन में आती, अपने बालों को पीछे की ओर चोटी में बांधती, अजीब तरह से लड़कियों जैसी और मंद, हालांकि भूरे रंग की चोटी पर भूरे रंग की धारियां थीं। और वह उसके लिए कॉफ़ी या कैमोमाइल चाय बनाती, और वह उसके साथ शतरंज या पिकेट खेलती। उसके पास एक औरत की अजीबोगरीब क्षमता थी कि वह शतरंज भी इतनी अच्छी तरह खेल सकती थी, जब वह 3 हिस्सों में सो रही होती, इतनी अच्छी कि उसे पीटा जा सके। इसलिए रात की खामोश अंतरंगता में वे बैठते या वह बैठती और वह बिस्तर पर लेटा रहता, रीडिंग लैम्प अपनी एकांत रोशनी उन पर डालता। वो लगभग सो गई, वो लगभग एक तरह के डर में चला गया, और वे खेलते, साथ साथ खेलते। फिर उन्होंने एक कप कॉफ़ी और बिस्किट साथ में खाया, रात के सन्नाटे में, मुश्किल से बात करते हुए, लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए। और इस रात वह सोच रही थी कि लेडी चैटली का प्रेमी कौन था, और वह अपने टेड के बारे में सोच रही थी, जो इतने लंबे समय से मर चुका है, फिर भी उसके लिए कभी पूरी तरह से मरा नहीं। और जब वह उसके बारे में सोचती, तो दुनिया के खिलाफ पुरानी नाराजगी उभर आती, लेकिन खासकर मालिकों के खिलाफ, कि उन्होंने उसे मार डाला था। उन्होंने वास्तव में उसे नहीं मारा था, फिर भी उसके लिए भावनात्मक रूप से उन्होंने उसे मार डाला था। और इसके कारण कहीं गहरे में वह एक शून्यवादी और वास्तव में अराजकतावादी थी। आधी नींद में उसके टेड के विचार और लेडी चैटली के अज्ञात प्रेमी के विचार आपस में मिल गए, और फिर उसे लगा कि वह दूसरी महिला के साथ सर क्लिफोर्ड और उनके विचारों के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी साझा करती है। उसी समय वह उसके साथ पिकेट खेल रही थी, और वे 6 पेंस का जुआ खेल रहे थे। और एक बैरोनेट के साथ पिकेट खेलना और उसके सामने 6 पेंस हारना भी संतुष्टि का स्रोत था। जब वे ताश खेलते थे, तो हमेशा जुआ खेलते थे। इससे वह खुद को भूल जाता था, और वह आमतौर पर जीत जाता था। आज रात भी वह जीत रहा था, इसलिए वह पहली सुबह होने तक सोने नहीं जाता था। सौभाग्य से सुबह 4:30 बजे या उसके आसपास होने लगी। कोनी बिस्तर पर थी और इस पूरे समय गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन रखवाला भी आराम नहीं कर पा रहा था। उसने पिंजरे बंद कर दिए थे और जंगल का चक्कर लगा लिया था, फिर घर जाकर खाना खाया। लेकिन वह बिस्तर पर नहीं गया। इसके बजाय वह आग के पास बैठा और सोचता रहा। वह टैवरशाल में बिताए अपने बचपन और अपने 5-6 साल के विवाहित जीवन के बारे में सोचता था। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता था, और हमेशा कड़वाहट से। वह बहुत क्रूर लगती थी, लेकिन उसने उसे 1915 के बाद से नहीं देखा था, जब वह वसंत में सेना में भर्ती हुआ था। फिर भी वह वहाँ थी, 3 मील दूर नहीं, और पहले से कहीं ज्यादा क्रूर। उसे उम्मीद थी कि जब तक वह जीवित रहेगा, उसे फिर कभी नहीं देखेगा। उसने विदेश में सैनिक के रूप में अपने जीवन के बारे में सोचा। भारत, मिस्र, फिर भारत, घोड़ों के साथ अंधा, विचारहीन जीवन, कर्नल जिसने उसे प्यार किया था और जिसे उसने प्यार किया था, कई साल जब वह एक अधिकारी था, एक लेफ्टिनेंट जिसके पास कप्तान बनने का बहुत अच्छा मौका था। फिर निमोनिया से कर्नल की मौत, और खुद उसकी मौत से बाल बाल बचना, उसका खराब स्वास्थ्य, उसकी गहरी बेचैनी, उसका सेना छोड़ना और फिर से एक कामकाजी व्यक्ति बनने के लिए इंग्लैंड वापस आना। वह जीवन के साथ समय बिता रहा था। उसने सोचा था कि वह इस जंगल में कम से कम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा। अभी तक कोई शूटिंग नहीं हुई थी, उसे तीतर पालना था। उसके पास चलाने के लिए कोई बंदूक नहीं होगी। वह अकेला होगा और जीवन से अलग होगा, जो वह चाहता था। उसके पास किसी तरह की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, और यह उसका मूल स्थान था। यहाँ उसकी माँ भी थी,
हालांकि वह कभी उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती थी और वह जीवन में आगे बढ़ सकता था, दिन प्रतिदिन बिना किसी संबंध और बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि वह नहीं जानता था कि खुद के साथ क्या करना है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने साथ क्या करना चाहिए। चूंकि वह कुछ सालों से एक अधिकारी था और दूसरे अधिकारियों और सिविल सेवकों, उनकी पत्नियों और परिवारों के बीच घुल-मिल चुका था, इसलिए उसने बढ़ने की सारी महत्वाकांक्षा खो दी थी। मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के बारे में, जैसा कि वह उन्हें जानता था, एक कठोरता, एक अजीबोगरीब रबरनेक कठोरता और अजीबता थी, जिसने उसे उनसे अलग और ठंडा महसूस कराया। इसलिए वह अपनी कक्षा में वापस आ गया था। वहां उसे वह सब कुछ मिला जो वह वर्षों की अनुपस्थिति के दौरान भूल गया था, एक तुच्छता और व्यवहार की अश्लीलता जो बेहद अप्रिय थी। अब उसने आखिरकार स्वीकार किया कि व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। उसने ये भी स्वीकार किया कि आधे पैसे और जीवन की छोटी छोटी चीजों की परवाह न करने का दिखावा करना भी कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोगों के बीच कोई दिखावा नहीं था। बेकन पर एक पैसा कम या ज्यादा होना सुसमाचार में बदलाव से भी बदतर था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर वेतन झगड़ा था। मालिक वर्ग के बीच रहने के कारण वह वेतन झगड़े के किसी भी समाधान की उम्मीद करने की पूरी तरह से व्यर्थता जानता था। मृत्यु के अलावा कोई समाधान नहीं था। एकमात्र बात ये थी कि वेतन की परवाह न की जाए, न ही उसकी परवाह की जाए। फिर भी अगर आप गरीब और दुखी थे तो आपको परवाह करनी ही थी। वैसे भी यह एकमात्र ऐसी चीज बन गई थी जिसकी उन्हें परवाह थी। पैसे की चिंता एक बड़े कैंसर की तरह थी जो सभी वर्गों के व्यक्तियों को खा जाती थी। उन्होंने पैसे की परवाह करने से इनकार कर दिया। और फिर क्या? पैसे की चिंता के अलावा जीवन में और क्या था? कुछ भी नहीं। फिर भी वह अकेले रह सकता था, अकेले होने की फीकी संतुष्टि में, और तीतरों को पाल सकता था जिन्हें नाश्ते के बाद मोटे आदमी अंततः गोली मार देते थे। ये व्यर्थता थी, निरर्थकता की हद तक। लेकिन क्यों परवाह, क्यों परेशान? और जब तक यह महिला उसके जीवन में आई थी, तब तक उसने न तो परवाह की थी और न ही परेशान। वो उससे लगभग 10 साल बड़ा था, और वह अनुभव में 1000 साल बड़ा था, नीचे से शुरू करके। उनके बीच संबंध करीब आ रहे थे। वह दिन देख सकता था जब ये बात पक्की हो जाएगी और उन्हें एक साथ जीवन बिताना होगा। क्योंकि प्यार के बंधन ढीले नहीं होते। और फिर क्या? फिर क्या? क्या उसे फिर से शुरू करना होगा, बिना किसी शुरुआत के? क्या उसे इस महिला को उलझाना होगा? क्या उसे उसके लंगड़े पति के साथ भयानक झगड़ा करना होगा? और साथ ही अपनी क्रूर पत्नी के साथ भी किसी तरह का भयानक झगड़ा करना होगा, जो उससे नफरत करती थी। दुख, बहुत दुख। और वह अब जवान और केवल उत्साही नहीं था, न ही वह बेपरवाह किस्म का था। हर कड़वाहट और हर कुरूपता उसे और उस महिला को चोट पहुंचाती। लेकिन अगर वे सर क्लिफोर्ड और उनकी पत्नी से भी बच निकलते, तो भी वे क्या करने वाले थे? वो खुद क्या करने वाले थे? वो अपने जीवन के साथ क्या करने वाले थे? क्योंकि उन्हें कुछ तो करना ही था। वो सिर्फ एक पिछलग्गू बनकर उनकी पत्नी के पैसे और अपनी बहुत छोटी सी पेंशन पर निर्भर नहीं रह सकते थे। यह अघुलनशील था। वो केवल अमेरिका जाने के बारे में सोच सकता था, एक नई हवा की कोशिश करने के लिए। वह डॉलर पर पूरी तरह से अविश्वास करता था, लेकिन शायद कुछ और था। वह न तो आराम कर सकता था और न ही बिस्तर पर जा सकता था। आधी रात तक कड़वे विचारों में डूबे रहने के बाद वह अचानक अपनी कुर्सी से उठा और अपना कोट और बंदूक निकालने लगा। चलो बेटी, उसने कुत्ते से कहा, हमारे लिए बाहर रहना ही बेहतर है। रात तारों से भरी थी, लेकिन चांदनी नहीं थी। वह धीरे धीरे, सावधानी से, धीरे धीरे और चुपके से चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ा। उसे बस एक ही चीज से जूझना था, वह थी खरगोशों के लिए जाल बिछाने वाले कॉलियर, खास तौर पर स्टाक्स गेट कॉलियर, जो मारेहे की तरफ थे। लेकिन ये प्रजनन का मौसम था, और कॉलियर भी इसका थोड़ा सम्मान करते थे। फिर भी शिकारियों की तलाश में चुपके से चक्कर लगाने से उसकी नसें शांत हो गईं और उसका ध्यान उसके विचारों से हट गया। लेकिन जब उसने धीरे धीरे,
सावधानी से अपनी सीमाएं तय की। ये लगभग 5 मील की पैदल यात्रा थी। वह थक गया था। वह टीले के ऊपर गया और बाहर देखा। शोर के अलावा कोई आवाज नहीं थी। स्टैक्स गेट कोलियरी से आने वाली हल्की सी सरसराहट की आवाज, जो कभी काम करना बंद नहीं करती थी, और शायद ही कोई रोशनी थी सिवाय काम पर लगी चमकदार बिजली की पंक्तियों के। दुनिया अंधेरे और धुंधली नींद में पड़ी थी। 2:30 बज रहे थे, लेकिन अपनी नींद में भी यह एक बेचैन, क्रूर दुनिया थी, जो सड़क पर किसी ट्रेन या किसी बड़ी लॉरी के शोर से हिल रही थी और भट्टियों से चमकती हुई कुछ गुलाबी बिजली की चमक के साथ चमक रही थी। ये लोहे और कोयले की दुनिया थी, लोहे की क्रूरता और कोयले का धुआं, और अंतहीन लालच जो इसे सब कुछ चलाता था। केवल लालच, लालच ही उसकी नींद में हिल रहा था। ठंड थी और वह खांस रहा था। टीले पर ठंडी हवा बह रही थी। उसने उस महिला के बारे में सोचा। अब वो उसे अपनी बाहों में गर्म रखने के लिए अपना सब कुछ दे देता, दोनों को एक कंबल में लपेटकर, और सो जाता। अनंत काल की सारी उम्मीदें और अतीत से सारा लाभ वो उसे अपने साथ रखने के लिए दे देता, एक कंबल में उसके साथ गर्म होकर, और सो जाता, केवल सो जाता। ऐसा लग रहा था कि उस महिला को अपनी बाहों में लेकर सोना ही उसकी एकमात्र जरूरत थी। वह झोपड़ी में गया और खुद को कंबल में लपेट लिया और सोने के लिए फर्श पर लेट गया। लेकिन वह सो नहीं सका, उसे ठंड लग रही थी, और इसके अलावा वह क्रूरता से अपने अधूरे स्वभाव को महसूस कर रहा था। वह अपने अकेलेपन की अधूरी स्थिति को क्रूरता से महसूस कर रहा था। वह उसे छूना चाहता था, उसे पूर्णता और नींद के एक पल में अपने से चिपकाए रखना चाहता था। वह फिर से उठा और बाहर निकल गया, इस बार पार्क के गेट की ओर, फिर धीरे धीरे घर की ओर जाने वाले रास्ते पर। लगभग 4 बज चुके थे, मौसम अभी भी साफ और ठंडा था, लेकिन भोर का कोई संकेत नहीं था। वह अंधेरे का आदी था, वह अच्छी तरह देख सकता था। धीरे धीरे उस बड़े घर ने उसे अपनी ओर खींचा, जैसे कोई चुंबक हो। वह उसके करीब रहना चाहता था। यह इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं था। यह अधूरे अकेलेपन की क्रूर भावना थी, जिसे अपनी बाहों में लिपटी एक खामोश औरत की जरूरत थी। शायद वो उसे पा सके, शायद वो उसे अपने पास बुला भी सके, या उसके पास जाने का कोई रास्ता खोज सके, क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी थी। वह धीरे धीरे चुपचाप हॉल की ओर चढ़ गया। फिर वह टीले के शीर्ष पर बड़े पेड़ों के चारों ओर से होते हुए ड्राइववे पर आया, जो प्रवेश द्वार के सामने घास के एक ढेर के चारों ओर एक शानदार चक्कर लगाता था। वह पहले से ही 2 शानदार बीच के पेड़ों को देख सकता था, जो घर के सामने इस बड़े समतल ढेर में खड़े थे, अंधेरे हवा में खुद को अलग कर रहे थे। वह घर छोटा, लंबा और अस्पष्ट था, जिसमें नीचे की ओर सर क्लिफोर्ड के कमरे में एक लाइट जल रही थी। लेकिन वह किस कमरे में थी? वह महिला जिसने उस कमजोर धागे का दूसरा सिरा पकड़ रखा था, जिसने उसे इतनी बेरहमी से खींचा था, उसे पता नहीं था। वह थोड़ा और पास गया, बंदूक हाथ में लिए, और ड्राइववे पर स्थिर खड़ा रहा, घर को देखता रहा। शायद अब भी वह उसे ढूंढ सकता था, किसी तरह उसके पास पहुंच सकता था। घर अभेद्य नहीं था, वह चोरों जितना ही चालाक था। क्यों न उसके पास आया जाए। वह बिना हिले डुले प्रतीक्षा करते हुए खड़ा रहा, जबकि भोर उसके पीछे धीरे धीरे और अगोचर रूप से फीकी पड़ती जा रही थी। उसने घर की रोशनी बुझते हुए देखी, लेकिन उसने मिसेज बोल्टन को खिड़की पर आते और गहरे नीले रेशम के पुराने पर्दे को पीछे खींचते हुए, अंधेरे कमरे में खड़े होकर, आने वाले दिन के आधे अंधेरे को देखते हुए, लंबे समय से प्रतीक्षित भोर की प्रतीक्षा करते हुए, क्लिफोर्ड के वास्तव में आश्वस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए नहीं देखा कि भोर हो गई है। क्योंकि जब उसे भोर होने का यकीन हो जाता, तो वह लगभग तुरंत सो जाता। वो खिड़की पर नींद से अंधी खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वह खड़ी हुई, वह चौंक गई और लगभग चिल्ला उठी, क्योंकि वहां ड्राइव पर एक आदमी था, गोधूली में एक काली आकृति। वह धूसर रंग में जाग उठी और देखने लगी, लेकिन सर क्लिफोर्ड को परेशान करने के लिए कोई आवाज नहीं की। दिन की रोशनी दुनिया में सरसराहट करने लगी, और वह काली आकृति छोटी और अधिक स्पष्ट होती दिख रही थी। उसने बंदूक,
गाइटर और बैगी जैकेट पहचान ली, यह ओलिवर मिलर्स रक्षक होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ कुत्ता छाया की तरह इधर उधर घूम रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। और वह आदमी क्या चाहता था? क्या वह घर में हलचल मचाना चाहता था? वह वहाँ क्यों खड़ा था, एकाग्रचित, घर की ओर देख रहा था, जैसे घर के बाहर प्रेम रोगी नर कुत्ता हो, जहाँ कुतिया है। हे भगवान! ये बात मिसेज बोल्टन को एक झटके में पता चल गई। वह लेडी चैटली का प्रेमी था। वह, जरा सोचिए, क्यों वह, आइवी बोल्टन, कभी खुद उससे थोड़ा प्यार करती थी। जब वह 16 साल का लड़का था और वह 26 साल की महिला थी। ये तब की बात है जब वह पढ़ाई कर रही थी और उसने उसे शरीर रचना और उन चीज़ों में बहुत मदद की थी जो उसे सीखनी थी। वो एक होशियार लड़का था, उसे शेफील्ड ग्रामर स्कूल के लिए छात्रवृत्ति मिली थी और उसने फ्रेंच और दूसरी चीज़ें सीखी थीं, और फिर आखिरकार वह घोड़ों की नाल बनाने वाला एक लोहार बन गया, क्योंकि उसे घोड़ों का शौक था, उसने कहा, लेकिन वास्तव में वह बाहर जाकर दुनिया का सामना करने से डरता था, केवल वह कभी यह स्वीकार नहीं करता था। लेकिन वह एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा लड़का, उसने उसकी बहुत मदद की थी, तुम्हें सब कुछ स्पष्ट करने में बहुत चतुर था। वह सर क्लिफोर्ड जितना ही चतुर था और हमेशा महिलाओं के लिए ही बना रहता था। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ उसका व्यवहार अधिक था। जब तक वह चला गया और उस बर्था काउल से शादी नहीं कर ली, मानो खुद से नफरत करने के लिए। कुछ लोग खुद से नफरत करने के लिए शादी करते हैं, क्योंकि वे किसी बात से निराश होते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि यह असफल रहा। सालों तक वह चला गया, युद्ध के दौरान, और एक लेफ्टिनेंट और सब कुछ, बिल्कुल सज्जन, वास्तव में बिल्कुल सज्जन, फिर टेवरशाल वापस आना और गेमकीपर के रूप में जाना। वास्तव में, कुछ लोग अपने मौके का फायदा नहीं उठा सकते हैं जब उन्हें मौका मिलता है। और फिर से सबसे खराब तरीके से डर्बीशायर की बात करना, जब वह, आइवी बोल्टन, जानती थी कि वह किसी भी सज्जन की तरह बात करता है, वास्तव में। अच्छा, तो उसकी मालकिन उसके प्यार में पड़ गई थी। वैसे उसकी मालकिन पहली नहीं थी, उसमें कुछ खास बात थी। लेकिन कमाल है, टेवरशाल में जन्मा और पला बड़ा लड़का, और उसकी मालकिन रग्बी हॉल में। मेरी राय में, यह उच्च और शक्तिशाली चैटलीज को करारा तमाचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ, यह अच्छा नहीं है। अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। आपको जीवन भर इसके साथ रहना होगा। कभी कभी अंतराल भर जाएगा, कभी, लेकिन आपको समय का इंतजार करना होगा। अपने अकेलेपन को स्वीकार करें और जीवन भर इसके साथ रहें। और फिर जब अंतराल भर जाए, जब वे आएं, तो उन्हें स्वीकार करें। लेकिन वे आने ही हैं, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। अचानक झटके से वो खून बहता हुआ इच्छा टूट गया जो उसे उसके पीछे खींच रहा था। उसने उसे तोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। दोनों पक्षों को एक साथ आना चाहिए, और अगर वो उसके पास नहीं आ रही थी, तो वो उसका पता नहीं लगाएगा। उसे नहीं करना चाहिए, उसे तब तक चले जाना चाहिए, जब तक वह नहीं आती। वह धीरे धीरे मुड़ा, सोच विचार करते हुए, फिर से अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि ऐसा करना बेहतर है। उसे उसके पास आना ही होगा, उसके पीछे पीछे चलने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। श्रीमती बोल्टन ने उसे गायब होते देखा, उसके कुत्ते को उसके पीछे दौड़ते देखा। अच्छा, उसने कहा, वह एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में मैंने सोचा भी हो सकता था। जब वह छोटा था, तब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था, जब मैंने टेड को खो दिया था। अच्छा, अगर उसे पता चलता तो वह क्या कहता? और वह पहले से ही सो रहे क्लिफोर्ड की ओर विजयी दृष्टि से देखती हुई धीरे से कमरे से बाहर निकल गई।